कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी का दिन भारतीय मार्केट्स के लिए और एक बार फिर निफ्टी में शानदार मोमेंटम। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज एक बार फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सितंबर F&O एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज़ी की बहार। लगातार 5वें दिन नए शिखर पर पहुंचा निफ्टी। इंट्राडे में 26,100 के पार। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी नई ऊंचाई पर, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ मुनाफा वसूली। लेकिन ऑटो शेयर फर्राटा दौड़े। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1.5% भागा। करीब 5% के उछाल के साथ वायदे का टॉप गेनर है आज मारुति का शेयर। साथ ही मेटल और IT कंपनियों में भी अच्छी खरीदारी। वहीं कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट स्टॉक्स में दिखी मुनाफा वसूली। टाटा मोटर्स JLR ब्रिटेन के इलेक्ट्रिक SUV प्लांट में 500 मिलियन पाउंड का करेगी निवेश। 2030 तक सभी JLR के ब्रांड्स को EV में बदलने की तैयारी। शेयर में 2% का उछाल। बुल मार्केट का जो लीडरशिप अभी भी PSU में, but the roles are transitioning. So I feel somewhere in the oil and gas sector, some in engineering, some in construction, will continue to do well. Power sector will continue to do well. गेट रिच सीजन 2 का धमाकेदार आगाज। बाजार के सबसे बड़े चेहरे रमेश धमानी का अब तक का सबसे बिंदास इंटरव्यू। बुल रन के जारी रहने की जताई उम्मीद, लेकिन निवेशकों को मिड कैप और स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट होने की भी दी सलाह। कोरियन IPO को लेकर भी नजर आए सतर्क। मेरे को जो लगता है ये जो K-pop के जो शेयर्स आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India. That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that will be kind of a warning sign of trouble ahead. ओके, K-pop इक्वल्स मार्केट टॉप। ये आज के जो की हेडलाइन, काफ़ी हेडलाइंस थी, लेकिन उनमें से एक जो निकल कर आया वो थी। खैर, इस पर भी बात करेंगे हम कुछ देर में। और उनके साथ जो एक रैपिड फायर किया था, जो अब तक शो में नहीं दिखाया हमने, वो भी आपको इस शो में दिखाएंगे। लेकिन आज के शो की बात करते हैं, आज की मार्केट की। और वीरू अष्टा, गुड आफ्टरनून। मार्केट फिर ब्लू स्काई टेरिटरी में एक बार लगातार मार्केट न्यू हाइस पर हाइस जड़ रहा है। कल नया हाई जड़ा, आज सुबह नया हाई जड़ा। सुबह 5 मिनट के लिए मार्केट ने थोड़ा ज़रूर तंग किया, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी तो अब तक वो बरकरार। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज पूरे दिन मार्केट ऑलमोस्ट एक जोन में ट्रेड कर रहा है, 26,050 के ऊपर और 26,100 के नीचे, ब्रॉडली इस रेंज में, लेकिन ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और एक बार फिर आज दिन है लार्ज कैप का। लार्ज कैप के अंदर बड़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस आज। मिड कैप और स्मॉल कैप में क्लियरली एक अंडर परफॉर्मेंस, और अंडर परफॉर्मेंस अब काफ़ी बढ़ रही है। स्मॉल कैप तो मंथ टू डेट नेगेटिव हो गया है, और मिड कैप भी ऑलमोस्ट वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये डाइवर्जेंस अक्टूबर में और बढ़ेगी। और अभी के लिए एक क्लियर ट्रेड है कि आप लार्ज कैप में रहें और मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा अवॉइड करें। आष्टा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। आज ऑफ कोर्स इस सीरीज़ का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और मुझे याद है इस सीरीज़ की शुरुआत में लोग इस चिंता में थे कि क्या इस बारी करेक्शन आएगा। वो तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ और हम 26,100 पर पहुंचे हैं। तो पहले आज इस क्लोज को और इस सीरीज़ की समाप्ति को कैसे पढ़ेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फिर अक्टूबर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है? देखिए अजदा, मेरा ये मानना है कि, और आई थिंक कुछ हद तक मैं रमेश जी के बात से शायद इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, या मेरा भी ऐसा व्यू रहा है कि मार्केट में अभी एक लास्ट स्विंग बाकी है, बड़ा वाला। वो जो 27,272 की बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि 27,272, और वो हो सकता है अक्टूबर में ही आ जाए, दिवाली से पहले आ जाए। और नवंबर में फिर वो जो IPO आएगा अगर Hyundai का, या अक्टूबर के एंड में आएगा, उसके साथ शायद कोइंसाइड करे। ये पॉसिबल है। अभी क्या करना है, लेकिन अभी जिस लेवल पर नज़र रखनी है वो है 26,150 निफ्टी पर। 26,150 क्रॉस हुआ तो 26,200 और 26,250 ये लेवल्स पॉसिबल हैं। इस मार्केट में लॉन्ग रहें, लगातार एक ही व्यू रहा है इस मार्केट में, लॉन्ग रहें और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। आज सुबह जब हमने ट्रेड की शुरुआत की थी तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 25,850। अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, लेकर आया हूँ 25,950 पर। बहुत सिंपल है, रोज़ 100 पॉइंट के करीब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर आ रहा है, अब 25,950। और अगर आप यहाँ पर बंद हो गए तो पोजिशनल स्टॉप लॉस भी बढ़कर आ जाएगा आपका 25,950 के पास।
और फिर मुझे लग रहा है कि 26,400 26,500 तक के लेवल्स आपको शायद अगले हफ्ते देखने को मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 54,500 से 55,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी पर ओपन हुए हैं। यहाँ पर लॉन्ग रहें और 54,000 तक की हर गिरावट को बेसिकली यहाँ पर बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगाएं सिस्टम में करीब 53,750 का। हर्षदा, ये मार्केट जो है ना, ये आपको कुछ कह रही है इस समय, थोड़ा और इस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि जो प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स भाग रहे हैं और जो प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स गिर रहे हैं, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप, इसमें भी एक बेसिकली कहानी छुपी हुई है। अब उस पर अब बात करेंगे या फिर कर सकते हैं। मैं वही पूछने वाली थी, क्योंकि अब एटलीस्ट इन द लास्ट सितंबर सीरीज अगर आप देखें, यहाँ पर एक कॉन्शियस कॉल लोगों ने लिया है कि पहले बीच में एचडीएफसी बैंक चला, बीच में हम देख रहे थे आईसीआईसीआई चल रहा था, कुछ टेक का भी नंबर आया, रिलायंस का नंबर आया। तो क्या यहाँ पर ज्यादा अर्निंग्स पर भरोसा है या फिर कुछ और है, या वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है? बिल्कुल, आई थिंक कॉम्बिनेशन है। बजाज फाइनेंस भी भागा था बीच में। देखिए, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स भी भाग रहे हैं, जैसे ट्रेंड है फॉर एग्जांपल। हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स वो भागेंगे जहां पर आपको अर्निंग्स की विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे ट्रेंड हो गया, वो एक अपनी एक अलग लीग में आ गया, तो वो स्टॉक भागेगा। या फिर अब उसके बाद भागे हैं स्टॉक्स जो अपनी मीडियन वैल्यूएशन से, अपनी पीक से काफ़ी पीछे हैं। जैसे इस सीरीज़ में कौन कौन स्टॉक्स भागे हैं? एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा भागा है। एचडीएफसी बैंक ने आज जाके अपना 52 वीक हाई लगाया है, ठीक है। उसके अलावा या उसके आसपास आया है। उसके अलावा क्या भागा है सीरीज़ में? बजाज फाइनेंस। एक महीना का रख दीजिए, 3 महीने का नहीं, 1 महीने का रखते। हाँ, उसके बाद क्या भागा? बजाज फाइनेंस भागा इस महीने में। और क्या भागे हैं? कुछ सेलेक्टिव, वेरी सेलेक्टिव आईटी स्टॉक्स जैसे वो भागे हैं। जैसे बजाज फाइनेंस देखिए 1 महीने में 14% भागा है, अभी भी अपने 52 वीक हाई पर नहीं है। तो उस कैटेगरी के स्टॉक्स भागे हैं। गिरे क्या हैं स्टॉक्स, ये देखना बहुत ज़रूरी है। गिरे हैं वो स्टॉक्स जहाँ पर मिड कैप ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वैक पहुँच गई थी। वहाँ पर आपने इस महीने में थोड़ी सी करेक्शन देखी है, या फिर जहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो खराब रहा हो वहाँ पर आपने थोड़ी सी करेक्शन देखी है। उस तरीके के स्टॉक्स गिरे हैं। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप और मिड कैप सारे गिर गए हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अब हेवेल्स है या भारत फोर्ज है या फिर आप लुपिन ले लीजिए फॉर एग्जांपल, ये स्टॉक्स में थोड़ी सी बहुत बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन हुई है। भारत फोर्ज देखिए 8% गिरा है। आई थिंक लुपिन में भी ठीक ठाक करेक्शन आ गई है, उतना चलना बंद हो गया है। तो उस तरीके के स्टॉक्स गिर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगले कुछ महीनों में फोकस जो है ना, अगले 2 महीनों में एटलीस्ट अंडर परफॉर्मर्स पर रहेगा, जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है वो स्टॉक्स भागेंगे। आईटी आज भागा, हो सकता है आईटी में वापस एक मूव की शुरुआत हुई हो, तो ऐसे मोमेंटम, मतलब ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करिए। मिड कैप स्मॉल कैप को अगले 2 महीने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। तो मिड और स्मॉल कैप से दूर रहें और अब फोकस दिग्गजों पर लौटता हुआ। इनफैक्ट एक बहुत डिटेल लिस्ट भी आपके लिए आगे दिखाएंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन इस सीरीज में बना भी है। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए, सीरीज का आखिरी दिन, नजरें किस पर? जी हाँ हर्षदा, देखिए मैं अनुज गुड आफ्टरनून, हर्षदा गुड आफ्टरनून। मैं स्टैट्स को देख रहा था अक्टूबर के प्रोस्पेक्टिव से, कहाँ पे रोल ओवर एक्टिविटीज़, कहाँ पे पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग, कहाँ पे कॉल राइटर्स बैकफुट पे और कहाँ पे कॉल्स पे बाइंग नजर आ रही है। मैं 3 स्टॉक्स लेके आऊँगा और तीनों के तीनों अपने ऑल टाइम हाई से एक सब्सटेंशियल डिफरेंशियल मेंटेन करते हैं। पहला स्टॉक पॉलीकैब, मैं लगभग आज 11 बजे से 3 स्टॉक्स को रीड कर रहा हूँ हर्षदा। 70% रोल ओवर, 67.41 पे ट्रेड कर रहा है। इससे पहले थोड़ा सा स्केप्टिकल था ये स्टॉक, लेकिन आज सारे एवरेजेस के ऊपर, मतलब इसने, आप ये समझिए कि बिटवीन 18 जुलाई से लेकर अब तक, अब ये 75% हो गया रोल ओवर। 19 जुलाई से अब तक यहाँ, अब तक इस प्राइस तक, इस डेट तक लगभग 3 लो लगाए 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। अब डे हाई पे ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट। ऑप्शन एक्टिविटी, रोल ओवर एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग। पॉलीकैब स्ट्रॉन्गली पोइज्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग स्विंग। उसके बाद मैं जाऊँगा फार्मा स्पेस पे। डॉक्टर रेड्डीज 6720 पे ट्रेड करता हुआ आज इसने सारे एवरेजेस के ऊपर एक सस्टेन करने की टेंडेंसी दिखाई है। लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस 81% रोल ओवर। और इसने भी 100 डेमा पे लास्ट वीक एक लो लगाया, उसके बाद बेस क्रिएट किया, वहाँ से पुल बैक देता हुआ 6720 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जिसमें शायद डिफरेंशियल नहीं है बट अल्ट्राटेक सीमेंट, जरा एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट का आप रोल ओवर देखिए 11,992। और यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप चार्ट्स पे देखें, लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे, तो इट्स ए टिपिकल फ्लैग जिसका फॉर्मेशन करीब 30 अप्रैल से परसिस्ट करता है। और ये पूरी रेंज जो कि 1 जुलाई से मेंटेन करके चल रहा है, उसको हायर साइड पे क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ 82% रोल ओवर अल्ट्राटेक सीमेंट में। सीमेंट स्पेस का लीडर इस वक्त स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स के साथ ऑल टाइम हाई की तैयारी करता हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट, पॉलीकैब और डॉक्टर रेड्डीज। हर्षदा।
जी हाँ, तो ये इनफैक्ट कुछ इंटरेस्टिंग व्यूज़ वीरू के वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से। ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएंगे, फिर बात करेंगे हमारे जानकारों से, जो एकदम पैनल पूरा तैयार बैठा है हमारा। तो आज का ट्रेंड क्लियरली थोड़ा सा मिक्स्ड है। मिड कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दिग्गजों में तेजी में आज मारुति का बोलबाला है, 4% का इजाफा। वहीं इसके पीछे टाटा मोटर्स है 2-2.5% ऊपर। हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व में भी खरीदारी के ही सौदे बनते दिखाई दिए हैं। वेदांत इंटरिम डिविडेंड, एक और चौथा इंटरिम डिविडेंड इस साल का, उसकी तैयारी में स्टॉक भागा। ट्रेंड पर एक नई रिपोर्ट आई तो वहां पर भी खरीदारी। संवर्धन, मदसन, सेल जैसे दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर 3 से 3.5% का इजाफा है। मंदी की तरफ आज कुछ फार्मा कंपनियां, सिप्ला हो, डिवीज लैब जैसे काउंटर्स हो, हीरो मोटोकॉर्प और LNT में भी हल्की सी मुनाफा वसूली आज के सत्र में दिखाई दी है। क्रॉम्पटन आज पिटा है करीब 5-5.5% नीचे। क्रॉम्पटन के साथ हेवल्स में भी दबाव, और इसके अलावा फिर भारत फोर्ज, डॉक्टर लाल पैथलैब्स जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ करेक्शन देखने को मिला है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, और अब यहां से बात होगी कि नया ट्रेड क्या बनता है और नई सीरीज से क्या उम्मीदें हैं। फंडामेंटल्स के लिए हमारा साथ दे रहे JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा रावत, सुदीप शाह और रुचित जैन है। 2:15 बजे रोहन आपको बताएंगे कि मारुति में इतनी जोरदार तेजी की क्या वजह बन रही है। 220 पर रेडार पर रहेंगे। एक्सेंचर के नंबर्स आने वाले हैं, उससे एक विंडो खुलती है भारतीय IT कंपनियों के नंबर्स से, क्या एक्सपेक्टेशन होगा, आशीष को जोड़ेंगे इस पर। साथ ही साथ 230 के आसपास यतिन आपको बताएंगे कल से दरअसल निफ्टी इंडाइसेस में जो बदलाव होने वाला है, सेमी एनुअल जो रीजिग होता है वो एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा। तो किस तरह के बदलाव की तैयारी है और कितना फ्लो उस लिहाज से आएगा। 2:35 पर आज दिग्गज रमेश दमानी से जो हमारी बातचीत हुई उसका एक अंश आपके लिए फिर पेश करेंगे, और काफ़ी दिलचस्प ये चर्चा हुई है। 2:45 पर हमने एक चीज़ देखी, लगातार कई सारे प्रोमोटर्स ने पिछले 1.5-2 महीनों में मार्केट में अपनी कुछ पोजीशंस हल्की की हैं, माल बेचा है। कंचन आपको बताएंगी कि किन किन ने ज़्यादा किया है और उसके पीछे क्या वजह है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आनंद टंडन जुड़ने वाले हैं। फिर 3 बजे यतिन को दोबारा जोड़ेंगे डीलिंग रूम के चेक के साथ। BTST STBT क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है, पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए इस समय क्या आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी ट्रेड रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड आईटीसी में। आईटीसी 520 के अराउंड है। यहाँ पे मुझे लगता है फ्रेश अभी ब्रेकआउट आ गया है, काफी दिनों के बाद एक रेंज ब्रेकआउट है ये। तो मुझे लगता है यहाँ से 540 इसका नेक्स्ट टारगेट और इमीडिएट बेसिस है। इसके ऊपर जाता है तो 555 का भी एक आपको लेवल्स आते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे 505 के स्टॉप लॉस से आप आईटीसी में लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 540 एंड 555। 540, 555 की तैयारी। कल ही हम बात कर रहे थे, क्लोजिंग में ही इन्हीं लेवल्स पर था आईटीसी, और एक बाय इनिशिएट अब शिल्पा भी कर रही हैं। गाबा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून रियो। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है ग्रासिम। इसका संकेत कल ही दे रहा था, स्ट्रेंथ, बाउंस बैक मिल रहा था। ट्रेड कर रहा है 2715 पर, लगता है स्टॉप होना चाहिए 2715 रुपए का। टारगेट 2750 टू 2760, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए ग्रासिम। ओके, ग्रासिम प्रकाश सर का ये ट्रेड है, और प्रकाश सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा अगर आप देखें आपका ट्रेड रहा सुबह का। मारुति खुलते ही साथ CNBC आवाज़ का पहला ट्रेड जो कि आज की टॉप कॉल्स में शामिल था पोस्ट ओपनिंग, वो था मारुति। और मारुति अब ऑल टाइम हाई पे। ये ट्रेड टिक बाय टिक चार्ट देख लीजिएगा, एग्जैक्टली 9:19 पे पिक किया गया था। इट्स नाउ 13,328 ऑल टाइम हाई। अब आते हैं अगले ट्रेड्स पे। अब चलते हैं मानस के पास। मानस गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए NMDC पे खरीदारी करनी है। ये ट्रेड मैंने कल भी रिकमेंड किया था, NMDC में कल भी बाय रिकमेंडेशन था, और आज भी मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे आप NMDC में ले सकते, बाय ट्रेड ले सकते हैं। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो NMDC में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 227 रुपए 227 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 244 244 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 235 का अक्टूबर मंथ का, 235 का अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 9 रुपए 25 पैसे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 6.5 रुपए के स्टॉप लॉस लगाना है, 6 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, और 15 रुपए 15 रुपीज के टारगेट सेट करिए।
ओके, आशीष चतुर्वेदी के पास चला जाए। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, आपकी पिक। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा और वीरू। तो देखिए, मुझे जो पूरा स्पेस पसंद आ रहा है वो प्राइवेट बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इस स्पेस में चाहे बैंक्स की बात करें, प्राइवेट बैंक्स, वहाँ पर मुझे लगता है कि एक लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रैली कैचअप होते हुए देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन के टर्म्स में भी जो कंफर्ट है में बहुत ही अच्छी है। चाहे आज एचडीएफसी बैंक देखें जो 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे है, या हम प्राइवेट एनबीएफसी की बात करें, बजाज ट्विंस की बात करें, वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। और अब मुझे लगता है जिस तरह से एफआईआईज का पैसा इंडियन मार्केट की तरफ रुझान हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहा है, तो क्लियरली मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स है और ये जो कंपनीज है, पूरा स्पेस है, इसमें काफी इंटरेस्ट आएगा। तो एक पूरा प्राइवेट बैंकिंग और प्राइवेट एनबीएफसी, ये स्पेस पसंद है। इसमें से अगर से आज एक स्टॉक चुनना होगा तो मैं जाना चाहूंगा बजाज फाइनेंस के साथ, जहां मुझे लगता है कि एक बहुत ही लंबे समय के बाद बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक अपने 4 साल के कंसोलिडेशन को अब कहीं ना कहीं डिसाइसिवली ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। 7500 पे मेरे हिसाब से स्टॉक का बहुत बढ़िया बेस है और ये स्टॉक अगर से इसको होल्ड करता है तो मेरा मानना है 8500 के नए ऑल टाइम हाई आने वाले कुछ समय में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। और जिस तरह से हमने इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का एयूएम इस समय पे है, जो कि 35% ग्रो हुआ है इन द 9 मंथ्स। एनएनपीए नेट एनपीए के जो नंबर्स है वो बिलो 5% है, जीएनपीए बिलो 1% है। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एक बैलेंस शीट और नंबर्स के साथ पर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, तो ये हमारी टॉप पिक रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक जो हमने बात की, ये सभी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में बने हुए हैं। 8500 का टारगेट यहाँ पर आशीष दे रहे हैं। रुचित, आप क्या पिक करेंगे इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून अर्चना जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी कि जहाँ पे मेटल्स में एक तेजी की कंटिन्यूएशन का ट्रेंड देख रहे हैं, और जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो रिसेंट जो करेक्टिव फेज भी था मेटल्स में, उसमें सबसे ज्यादा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। और ये ऐसा स्टॉक था जहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ था सेक्टर के साथ। सो आई थिंक जब करेक्टिव फेजेस के टाइम पे जो स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, वो जब पूरा सेक्टर आपको ऊपर जाता है तो वहाँ पे एक अच्छी तेजी का पार्टिसिपेशन रहता है। तो करंट लेवल्स पे 980 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1040 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील और स्क्रीन पे इस वक्त मेटल काउंटर्स पे मूव आता हुआ। एक बार डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी मेटल इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे। निफ्टी मेटल इंडेक्स का जो ऑल टाइम हाई क्लोज है वो अप्रॉक्सीमेटली है 9999 की ट्रेजेक्ट्री में, जो क्रिएट किया था इसने। दिनांक थी 21 मई 2024, ऑलमोस्ट उस प्राइस के ऊपर जाता हुआ। हालांकि इंट्राडे हाई था करीब 10,196, बट स्ट्रॉन्ग मूव निफ्टी मेटल इंडेक्स में। सुदीप, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरू, मेरा भी ट्रेड मेटल इंडेक्स से ही है, पर स्टॉक है नैल्को। नैल्को में हमने देखा है कि स्टॉक में जो हिसाब से पिछले 2-3 दिन में एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। स्टॉक ने जो अपने 20 डेमा को वहां से सपोर्ट लेके 180 से एक अच्छा अपमूव आया, और यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया। और यदि हम देखें तो ये 10 जुलाई के बाद का सबसे हाईएस्ट लेवल अब स्टॉक में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा है लॉन्ग साइड पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम इज देयर। और जो चार्ट पैटर्न्स हो रही है डेली, वीकली और मंथली का, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से लिया जाना चाहिए। 194 का स्टॉप लॉस और 210 से लेकर 215 के टारगेट्स मुझे लग रहा है आने वाले 2 से 3 सेशंस में आ सकते हैं। और यदि कोई इसे एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी होल्ड करना चाहे तो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे टारगेट्स काफी ऊपर है, तो ट्रेड करके चल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय के आइडियाज़। मेटल्स पर एक बार फिर रुझान कायम है। जेएसडब्ल्यू हो, नैल्को हो, एनएमडीसी जैसे ट्रेड्स की बातचीत हो रही है। अच्छा, टाइम रहते एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, मारुति। और मारुति में आज शुरुआती कारोबार से एक बहुत तगड़ा रुझान देखने को मिला है। ओआई एडिशन आपके सामने पेश कर देते हैं करीब 11% ऊपर। टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में ये शामिल है। अगर आप वायदे बाजार पर नजर डालें, एक मारुति है, दूसरा वेदांत। वेदांत के लिए कारण अलग है, लेकिन मारुति के स्टॉक में ऑफ कोर्स कई चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं एक कंप्लीट स्टॉर्म बना रही है कंपनी के फेवर में। हमारे साथ रोहन जुड़ गए हैं। रोहन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमने सुबह में पढ़ी कि कर्नाटक सरकार जल्दी एक पॉसिबली ईवी पॉलिसी तैयार करेगी। बहुत सिमिलर है ये यूपी सरकार वाली उस पॉलिसी। क्या वाकई में ये पास होता हुआ दिखाई देगा? क्या हर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का इंसेंटिव मिलेगा?
जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि जो यूपी की ईवी पॉलिसी थी उससे एक इंस्पिरेशन लेके, उससे एक पन्ना लेके आपने पॉलिसी ड्राफ्ट की और ईवी गाड़ियों पे जो रोड टैक्स एग्जम्पशन है वो लगभग हर स्टेट की जो पॉलिसी है उसमें है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को एग्जम्पशन देना ये एक नया ट्रेंड दिख रहा है। और अब धीरे धीरे कई राज्यों की ईवी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, वो रिन्यू करने जा रहे हैं और जब भी रिन्यू कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को वो ज़रूर इंक्लूड कर रहे हैं। ये जो अभी प्रस्तावित पॉलिसी है इसमें अधिकतम जो 25 लाख तक की गाड़ियाँ हैं उनको रोड टैक्स एग्जम्पशन देने की बात कही गई है। औसतन 13 से 18% का अगर हम रोड टैक्स मान लें तो लगभग 2.5-3 लाख का आराम से आपको छूट मिल रही है यहाँ पे कंज्यूमर को। तो एक बड़ा फायदा है उन कंपनियों के लिए जिनके पोर्टफोलियो में हाइब्रिड गाड़ियाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ और भी इनके प्लान्स हैं जैसे कि 2029 तक इनको 50,000 का निवेश का प्लान रखा गया है। जो कंपनियाँ एक्सपैंड करना चाहती हैं राज्य में उनके लिए जो है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, इसके अलावा 1% लगभग PLI का जो छूट है वो दी जाएगी और इसके अलावा मतलब 15 से 25% तक का इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है। तो ईवी इकोसिस्टम को तो बढ़ावा देने की बात है, लेकिन जो असली फायदा हो रहा है, पहली बार हो रहा है, वो हाइब्रिड गाड़ियों को इस बार होता हुआ दिखेगा इसमें। अच्छा, इसमें एक्चुअली आज मारुति के सारे स्टार्स भी अलाइंड हुए हैं। थोड़ा सा वो Hyundai का IPO का जो इम्पैक्ट है वो भी है, हालांकि उस पर मार्केट कल रिएक्ट कर चुका था, लेकिन थोड़ी सी जो डॉलर येन की इक्वेशन है वो भी अगेन काफ़ी फेवर में आई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है इतना एक्टिव हुआ है हर्षदा। और आज थोड़ा सा ऑटो सेक्टर फ्लेवर में हैवी, और जो सुबह आपने एक दोपहर में आपने एक सवाल पूछा था, ऑटो स्टॉक्स में भी आप देखिए तो काफ़ी करेक्शन आ चुकी है, खासतौर से 4 व्हीलर्स में। महिंद्रा ने भी हालांकि कल या परसों ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन उसने भी एक अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड दिखाया था। तो अब वहाँ पर एकदम से मोमेंटम आना शुरू हुआ। तो ये आई थिंक ये एक स्पेस है जहाँ पे मुझे लग रहा है अक्टूबर सीरीज माइट बिलोंग टू 4 व्हीलर्स। एक ये ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी पैसा बनेगा, क्योंकि रोहन हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, आपको याद होगा जब जुलाई में वो यूपी सरकार वाला पॉलिसी आया था, जब ईवी पर और हाई वैल्यू वाली ईवी पर ये कह रहे थे कि हम इंसेंटिव्स देंगे, उस दिन भी स्टॉक में बहुत जोरदार तेजी देखने को मिली थी। लेकिन ये क्या सेल्स में कन्वर्ट हुआ है? क्या कंपनियों को इससे फायदा मिल रहा है? स्टॉक्स तो चल रहे हैं खबर पर, लेकिन क्या वो कन्वर्जन ऑन ग्राउंड दिख रहा है रोहन? जी, मैंने कुछ डाटा निकाला जो सरकार की जो वाहन पोर्टल है वहाँ से, तो जून के बाद से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियाँ कितना यूपी में बढ़ी हैं, तो लगभग इसमें 155% का इजाफा देखने को मिला है। जून में जो बिक्री हुई थी यूनिट्स में 390 यूनिट्स थी, जबकि अगस्त की अगर हम यूनिट की बात करें लगभग 1000 गाड़ियां बिकी थी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली, और ये ट्रेंड लगातार कंटिन्यू हो रहा है। जो कुल पेनिट्रेशन है हाइब्रिड का टोटल रजिस्ट्रेशन में, वो भी 1.2 से बढ़ के 3.3 पहुँच गया है और ये ट्रेंड लगातार दिख रहा है। तो जाहिर है बहुत सीधा इम्पैक्ट हुआ है और यूपी में खासतौर पर जो हाइब्रिड गाड़ियाँ बिक रही हैं उस पर। यूपी में हाइब्रिड गाड़ियों को जो सरकार ने पुश दिया तो सेल्स बढ़ी। अब देखते हैं कर्नाटका में जब ये पॉलिसी फाइनली पारित होगी उसका कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। आशीष जी बताइए, स्टॉक खरीदना है मारुति इन लेवल्स पर, या फिर जब Hyundai का प्राइस बैंड आएगा, वैल्यूएशन देखेंगे, फिर ही पिक करेंगे? नहीं तो देखिए हर्षदा, देखिए ओवरऑल ऑटो का जो स्पेस है उसमें वापस से एक अच्छी स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई। अभी तक के हम देख रहे थे 2 व्हीलर काफी अच्छा कर रहे थे, बजाज, TVS और हीरो मोटोकॉर्प इन्हें लीड ली, और पिछले 3 दिनों में महिंद्रा और मारुति के अंदर में एक अच्छा एक्शन देखने को नजर आया। और ये बिल्कुल इसी एक्सपेक्टेशन पे है कि Hyundai का जो IPO आ रहा है उसके चलते पहले ही मार्केट इसको थोड़ा प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट का ये मानना है कि वहां पर पे थोड़ा मल्टीपल्स के अंदर री रेटिंग इस IPO की वजह से आएगी। तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो डेफिनेटली मुझे लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं 13,900 से 14,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। एज अ डिस्क्लोजर मारुति हमारे पोर्टफोलियोज में है, तो ये एक हमारा डिस्क्लोजर रहेगा इसके। ओके, मीनवाइल एक CNBC TV 18 के एक्सक्लूसिव न्यूज़, एल्केम लैब्स नोवार्टिस इंडिया को खरीदने पर विचार कर रही है। दोनों स्टॉक्स दिखाइए, एल्केम नहीं सिर्फ, नोवार्टिस इंडिया भी लिस्टेड है, तो टिकर पर भी और यहाँ पर भी दोनों स्टॉक दिखाई। एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक टू ट्रैक नोवार्टिस है, एल्केम तो है ही खैर, लेकिन नोवार्टिस इंडिया भी देखते हैं कि कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, नहीं हो रहा है तो ये नोवार्टिस EGR है। हाँ, नोवार्टिस इंडिया 1198, 10% ऊपर है नोवार्टिस इंडिया का स्टॉक इस समय, करीब 1200 रुपये पर ये स्टॉक इस समय करीब अब 11% ऊपर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक का। आशीष, कोई है आपके पोर्टफोलियो में एल्केम या नोवार्टिस, दोनों में से कोई भी स्टॉक? तो एल्केम हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी समय से है अनुज, और हमें लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया प्ले था
इनफैक्ट जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन साइड पे वहाँ पे हमें लगता था कि एल्केम एक अच्छा प्ले था, क्योंकि यूएस एक्सपोजर के बजाय हम फोकस कर रहे थे उन कंपनीज का जिनका इंडिया फोकस बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन काफ़ी स्टेबल रहती है। तो उसके चलते एल्केम था, और इन्होंने मेरे हिसाब से कुछ फंड रेज भी किया है जस्ट टू डू some kind of corporate acquisition and all। तो उसका इम्पैक्ट रहेगा शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है शायद थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट करे इस न्यूज़ के चलते, और इसकी वजह से हमें लगता है कि 6000 से 6300 ये एक ब्रॉड रेंज इस समय एल्केम की रहेगी, बट स्ट्रक्चरली हमें ये काफ़ी पसंद आता है। आई रिमेंबर ये थिंक जब कंपनी जब स्विस पेरेंट ने अनाउंस किया था कि हम इंडियन बिजनेस को बेचेंगे, तब करीब $200 बिलियन के आसपास तक का इसका वैल्यूएशन था। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट हैज चेंज्ड अनुज, लेकिन देखना यही है कि एल्केम अगर उस लिस्ट में आगे है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज जैसे प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये बेस्ट फिट किसके लिए उभर कर आता है? बिल्कुल, एमएनसी फार्मा में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है वैसे, क्योंकि एमएनसी फार्मा के जो इंडियन आर्म्स यहाँ पर लिस्टेड हैं उनमें मुझे लगता है कि वैल्यू काफ़ी है। खैर एनीवे, आई थिंक इस न्यूज़ पर हम काफ़ी बिजी थे। बीरू के पास चलते हैं, अगर बीरू ने कुछ और स्टॉक्स स्पॉट किया इस बीच में हमारे लिए। बीरू। अनुज, वैसे तो स्ट्रॉन्ग मूव निफ्टी में ही आया है। निफ्टी ऑल टाइम हाई 26,121 पे आ चुका है। मैं शिल्पा जी के पास चलना चाहूँगा अनुज एक बार के लिए। शिल्पा जी ने परसों कार्यक्रम में एक कॉल दी थी, वो थी HDFC AMC जी। शिल्पा जी, वो कॉल बहुत शानदार थी। मैं आई थिंक सारे कॉल्स नोट करता हूँ। HDFC AMC जिस रोलोवर्स के साथ आगे बढ़ रहा है, इट 4497 डे हाई पर, और ये फ्लैग है शिल्पा जी ऑलमोस्ट। कुछ पिक कर रही हैं आप यहाँ पे? दो चॉइस देता हूँ आपको इनफैक्ट, HDFC AMC और कैनफिन होम्स दोनों। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे HDFC AMC यहाँ से भी पॉजिटिव लग रहा है। 4600 4630 इसका इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट्स है। तो यहाँ पे आप अक्टूबर के सीरीज में अभी भी इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। आप 4600 का कॉल ऑप्शन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा लिक्विडिटी इशू एंड थोड़ा हाई प्रीमियम्स रहेगा, तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी आप जा भी सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि जब तक ये अभी 4450 होल्ड कर रहा है, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे अपसाइड पूरा बना रहेगा फॉर टारगेट्स ऑफ 4600 एंड 4630। वहीं पे कैनफिन होम्स की बात करेंगे तो कैनफिन होम्स थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करूंगी, क्योंकि ये 880 885 जोन्स थोड़ा इसको बहुत बार रेस्ट्रिक्ट करता है ये मूवमेंट यहाँ पे। तो अगर ये 885 के ऊपर रहता है तो आप यहाँ पे 900 920 के लिए इसमें डेफिनेटली एक लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 875 फ्रॉम देयर। जी हाँ, और इस वक्त स्क्रीन पे आप यकीन मानिए मेटल्स के साथ पूरी की पूरी NBFCs और तमाम नॉन लेंडिंग अगर आप देखें फाइनेंस कंपनियां भी सब मूव जनरेट करते हुए। अच्छा, एक प्रश्न अमाना साहब से, अल्ट्राटेक सीमेंट 11961, अभी मैं 2 बजे टिप्पणी कर रहा था इस पर, लेवल था करीब करीब 11920 का, नाउ इट्स 11962 डे हाई पे। मानस, इस फ्लैग पे आप अक्टूबर के प्रोस्पेक्टिव से फोकस करेंगे क्या? मतलब पैसा बनाने की गुंजाइश अल्ट्राटेक सीमेंट दे रहा है कि डायरेक्टर साहब प्लीज़ रोलोवर्स रखिएगा? मेरे ख्याल से 80% के ऊपर रोलोवर हो चुके हैं यहाँ पर। आपका टेक इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट पे? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि ब्रेकआउट तो हमें ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा, और जब भी ये 12000 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 400 से 500 रुपए का आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए अगर ट्रेड लेना है तो आप करंट लेवल्स पे ले सकते हैं। बेहतर रहेगा इस ट्रेड को ऑप्शन के थ्रू ले। तो अल्ट्राटेक का जो अक्टूबर मंथ का 12000 वाला कॉल ऑप्शन है, 330 335 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 259 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, लेकिन इस ऑप्शन में आप 500 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट सेट करके चल सकते हैं अल्ट्राटेक के 12000 के कॉल ऑप्शन में। ओके, मीनवाइल एक ऑप्शन देखते हैं 26100 की कॉल। 26100 की कॉल इस समय है करीब करीब 64 रुपये पर, और इसका ओपन इंटरेस्ट है करीब करीब 60 रुपये पर आ गया, करीब करीब 1.25 करोड़ का। तो 26160 अगर उसके पार निकले तो मुझे लग रहा है फिर शायद मार्केट में वो बड़ा वाला एक्सपायरी वाला प्ले आउट होगा हर्षदा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी लोग थोड़ा सा जो कॉल राइटर्स हैं वो बचे हुए हैं सोच कर कि मार्केट में शायद जो पिछले थर्सडे हुआ था वो ना हो, लेकिन चांसेस हैं कि वो फिर हो जाए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, लोग सिर्फ मिड कैप मार्केट देखकर अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं मार्केट पर तो वो गलत स्ट्रैटेजी होगी।
एक और रीज़न मैं बताता हूँ क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो को हेज नहीं करना चाहिए निफ्टी ऑप्शंस के साथ। मैं बहुत बार सुनता हूँ लोग कहते हैं कि लॉन्ग पोजीशन ले लें और या मार्केट में लॉन्ग रहें और एडजस्ट अपने आप को हेज करें पुट लेकर। अगर आपने निफ्टी का पुट लिया है तो आज क्या हुआ होगा, आज आपका पोर्टफोलियो भी रेड में होगा क्योंकि मिड कैप तो गिरे पड़े हैं, प्लस आपका पुट भी ज़बरदस्त तरीके से गिरा होगा, तो वहाँ भी पिटाई हुई होगी। तो हेजिंग करनी है तो अपने पोर्टफोलियो की हेजिंग करें, निफ्टी को मत यूज़ करें हेज करने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन डाइकॉट में बहुत ज़बरदस्त हो रही है, 1:2 का एडवांस डिक्लाइन, मिड कैप आधे से ज़्यादा % नीचे और निफ्टी फ्रेश ऑल टाइम हाई पर इस समय। दिलचस्प मोड पर मार्केट। अब देखना यही है कि क्या यहाँ पर वो एक्सपायरी वाला फैक्टर और कितनी जल्दी किक इन होता हुआ दिखाई देगा। कुछ एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। हम कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे आईटीसी, जो शिल्पा जी भी खास उस पर नज़र डाल रही थी। मानस, अगर आपकी टाइटन पर नज़र गई हो, क्योंकि हमने देखा है टाइटन का स्टॉक भी आज सुबह से थोड़ा सा शांत था, लास्ट 20 मिनट्स में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश हुई है इसको पॉजिटिव टेरिटरी में लाने की, लेकिन 37-31 पर, स्पेशली एक ऐसे टाइम पर जहां गोल्ड ऑल टाइम हाई पर दिख रहा है और उसको लेकर हमने वो ट्रेड्स में एक्शन देखा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। अब आपका व्यू क्या है, क्या कुछ मौका है इधर? देखिए बिल्कुल मौका है, और देखिए ये करेक्शन पे बिल्कुल खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। जो ब्रेकआउट हमने मेरे ख्याल से अभी 3 या 4 हफ्ते पहले देखा था, जब स्टॉक ने 3650 के मार्क को ब्रीच किया था, उसके हिसाब से अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो करीब 4000 के आते हैं। एक्चुअली वो टारगेट आते हैं 3975 के। तो करंट लेवल से भी 200 रुपए या सवा 200 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। इस करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक ने आज 22 मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वहां पर रिकवरी दिखाई है, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करेंगे। पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 3649 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट सेट करेंगे 3950 और करीब 4000 के। ओके, तो ये हो गई टाइटन पे वकालत आपकी, और 3730 का लेवल यहाँ पे। और निफ्टी बैंक लिखा 1,54,200। अनुज, थोड़ा सा इसकी पोजीशनिंग पे बात करते हैं। और जब इस सीरीज़ का कमेंसमेंट हुआ था तो रोना धोना इसी बात को लेकर था कि ये निफ्टी नहीं चला, निफ्टी बैंक नहीं चला, निफ्टी चल रहा है ना। और क्या कमाई कराई इसने, मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं एक्सपायरी टू एक्सपायरी 51, 52, 53, 54, 54 हो गया, लगभग 54। अब जिस प्रकार की पोजीशनिंग है, इसमें सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है HDFC बैंक एट क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। इसकी पोजीशनिंग, और डॉक्टर साहब प्लीज़ रोल ओवर रखिएगा साथ में, कैसी लग रही है आप अब अक्टूबर के पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल वीरो, देखिए सितंबर की सीरीज़ के शुरू में एक व्यू ये लिया गया था कि अब बैंक निफ्टी में पोजीशनल कंफर्ट आ रहा है। 51,400 पर हमने वो बैंक निफ्टी पर लॉन्ग इनिशिएट कराया था, और अब 54,200, तो मतलब करीब करीब 3,000 पॉइंट उस लॉन्ग में लोगों ने कमाए हैं। वीरो, इस महीने बैंक निफ्टी भागा है 5.5% और निफ्टी भागा है 3.5%, तो टेक्निकली 2% का डिफरेंशियल है। अब 2% का डिफरेंशियल कुछ भी नहीं है, मैं बताऊँ क्यों। क्योंकि अगर आप इस महीने को गिनने के बाद भी ईयर टू डेट देखेंगे तो ईयर टू डेट निफ्टी भागा है 20% और बैंक निफ्टी भागा है 12%। तो इस तरीके के कुल मिलाकर मूव्स रहे हैं। बैंक निफ्टी का देखिए आगे स्क्रीन पर 12% है, यही चार्ट अगर आप निफ्टी का फायर करेंगे तो वो आएगा 20%, तो अभी भी 8% का डिफरेंशियल है। अच्छा, अब इस 8% के डिफरेंशियल में कारण है उसके, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी पर लोगों को लग रहा था कि अर्निंग्स प्रेशर रहेगा, इसकी वजह से उसने अंडर परफॉर्म किया था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप नोटिस करेंगे कि भारत जैसे देश में नॉर्मली बैंक निफ्टी लॉन्गर पीरियड में या तो निफ्टी का आउट परफॉर्म करता है या एटलीस्ट उसके साथ साथ चलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में और पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा और कैचअप रैली प्ले करेगा। अगर मैं दोनों इंडेक्सेस में ज़्यादा पॉजिटिव अगर एक इंडेक्स पर हूँ कंपेरेटिवली, तो बैंक निफ्टी। उसका कारण वही जो आपने मेंशन किया था, HDFC बैंक साइन दिखा रहा है कि अब वो तैयार है वो 2000 की तरफ उस मूव के लिए। बस एक वो रेजिस्टेंस है 1794 की ऑल टाइम हाई, वो निकला तो उसके बाद 2000 तरफ का मूव शुरू होगा। बीरो 2000 का मूव HDFC बैंक का, HDFC बैंक 2000 पे हो जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में निफ्टी बैंक कहाँ हो, आप इसका गेस कर सकते हैं। अच्छा, आशीष ने क्योंकि व्यू दिया है, वो प्राइवेट बैंक्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखते हैं। आशीष, आप वो दो बैंक्स जो कि पॉसिबली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जिस पे फोकस करना चाहेंगे, वो कौन से होंगे? बिल्कुल, तो वीरेंद्र, जैसे हमने कहा कि प्राइवेट बैंक्स पे सबसे पहले तो फोकस करेंगे, और पूरी रैली जो हमें लगती है स्ट्रेंथ पकड़ेगी वो प्राइवेट बैंक्स में आएगी। वहां पर पे HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक,
इस तीन स्टॉक्स को इस ऑर्डर में हम अभी लाइक कर रहे हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने करीब 3 से 4 साल और एक कंसोलिडेशन किया है, कोई बड़े रिटर्न नहीं बने। और हमारा ये मानना है कि अब जिस तरह से एफआई फ्लो एग्रेसिवली मार्केट्स को चेस करेगा, उसमें प्राइवेट बैंक्स उनकी पहली प्रेफर्ड बेट रहेगी। तो एचडीएफसी बैंक पे हमारा मानना है कि ये स्टॉक 2022 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको छूने की पूरी तैयारी कर रहा है। और उसके बाद अगर से हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखा लोन ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा। यहाँ पर पे एक चैलेंजिंग जब पूरा एक पीरियड था पूरे प्राइवेट बैंकिंग में, तब भी आईसीआईसीआई बैंक ने कंटिन्यूसली एक लीड ली और हमें लगता है ये कंटिन्यू रखेगा अपने परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे भी 1650-1700 की ट्रेजेक्ट्री हमें नजर आती है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि प्राइवेट एनबीएफसीज ये भी बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं। तो जैसे हमने बजाज ट्विंस की बात की, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस लिमिटेड, साथ ही साथ मुझे लगता है कि श्रीराम फाइनेंस ये एक स्टॉक है जो कि हमें काफी पसंद है। तो श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस ये स्टॉक्स भी काफी अच्छे एक ट्रेंड इस समय बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये काफी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में बने हुए हैं एज अ डिस्क्लोजर। ओके चलिए अब प्रशांत सावंत भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे एक ट्रेड लेते हैं। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? तो अनुज जी गुड आफ्टरनून पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे एम्फेसिस मुझे लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है, करीबन 3050 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है और आज का जो लो बना है वो 3020 का है। मैं इसके जस्ट नीचे 3010 पे स्टॉप लॉस करके लॉन्ग जाना चाहूंगा और मेरा यहाँ पे टारगेट होगा 3140 से लेके 3150, 3140, 3150। ये फिलहाल आपके लिए एम्फिस में एक मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3140 एम्फिसिस से बात छिड़ी है तो आईटी कंपनियों पर फोकस करेंगे। अब देख लिया अगले महीने 10th 11th ऑनवर्ड्स आईटी कंपनियों की बिक्री के आंकड़े नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज शाम को एक्सेंचर इंडिया के नंबर्स आने वाले हैं। अब इसी से दरअसल एक ट्रिगर मिल जाता है और एक अंदाजा मिल जाता है कि भारतीय आईटी कंपनियां इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या डिलीवर करती हुई दिखाई देंगी। तो एक्सेंचर से स्पेशली इस क्वार्टर में क्या एक्सपेक्टेड है? एक्सेंचर वैसे भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। सैलरी जो प्रमोशंस होने थे वो पूरा साइकिल इनका बदला, इन्होंने अपना गाइडेंस भी कम किया है, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी क्या डिलीवर करेगी? आशीष हमारे साथ हैं ये बताने के लिए। बताइए आशीष। जी हाँ, आज शाम को दरअसल आईटी दिग्गज एक्सेंचर अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहा है और शायद यूएस मार्केट्स के खुलने से पहले ये नंबर्स आएंगे। पहले आप सबको बता दूं एक्सेंचर के रिजल्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। बहुत सिमिलर बिजनेस मॉडल है जैसे हमारे आईटी दिग्गजों का है। एक्सेंचर का भी नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है और एक्सेंचर का जो मैनेज्ड सर्विसेज सेगमेंट है, आसान शब्दों में आउटसोर्सिंग, उनके लिए भी सबसे बड़ा पाई लाता है। तो एक्सेंचर के नंबर्स दरअसल देखकर हमारे यहां आईटी के नंबर्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो अनुमान दे देता है हालात को लेकर। अपकमिंग परफॉर्मेंस इंडियन आईटी की आइडिया लगने लगता है। पहले Q3 के नंबर्स, क्योंकि पिछली बार जब नंबर्स आए थे एक्सेंचर के तो थोड़ा सा स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट था, उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे थे, लार्जली इनलाइन से थोड़े से फीके रिजल्ट्स थे और एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस को नैरो डाउन करा था। पर ध्यान रखिए, जब रिजल्ट्स आए थे लास्ट टाइम तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी, नई बुकिंग्स बढ़ के $21 बिलियन के पार पहुंची थी। साल दर साल 22% का उछाल था। उसमें कंसल्टिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ थी। ये जो मैनेज सर्विसेज की बुकिंग थी रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल पे आके खड़ी हुई थी। तो ऐसे में आज शाम को जब Q4 के नंबर्स आएंगे, गाइडेंस दिया हुआ ऑलरेडी आय का 16 बिलियन से $16.5 बिलियन के आसपास का, और एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसी के बीच में शायद ये इस बार अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करता हुआ नजर आए। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सेंचर लार्जली जाना जाता है एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करने के लिए। पिछली बार Q3 के नंबर्स जब गड़बड़ाए थे तो दरअसल 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछला क्वार्टर लेकिन सरप्राइजिंगली थोड़ा सा फीका रह गया था और पिछली बार के रिजल्ट्स में एक बड़ा पॉजिटिव रीड थ्रू था मैनेजमेंट की कमेंट्री। वो कह रहे थे कंसल्टिंग Q4 में वापस ग्रोथ में लौटेगी और बुकिंग्स टू रेवेन्यू कन्वर्जन अब हालात इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है और ये दोनों इंक्रीमेंटल पॉजिटिव थे इंडियन आईटी के लिए। एक्सेंचर ने जब 20 जून को अपने रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे, खराब नंबर्स घोषित कर रहे थे, तब से अब तक वो स्टॉक ऑलरेडी 10% उछल चुका है और इवन यूएस में जो एनालिस्ट एक्सेंचर को ट्रैक करते हैं ज्यादातर सब बुलिश हैं। 9 की बाय की कॉल है, 8 एनालिस्ट होल्ड कॉल के साथ हैं, कोई सेल रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं दे रहा है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड,
शायद आज शाम को जब रिजल्ट्स आएंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल निफ्टी हर्षदा इस बीच में 26,150 हिट करने वाला है, और जो मैं बार बार बात कह रहा था ना कि तैयार हो जाइए एक बहुत ही शानदार एक्सपायरी के लिए, और वो जो 26,100 की कॉल थी, अब वो जो 60 रुपये की कॉल थी, अब वो आ गई है 80 रुपये पर। मेरे ख्याल से असली अब यहाँ पे जो लेवल टू वॉच है, वैसे ब्लू स्काई ट्रेड में तो हम ट्रेड कर ही रहे हैं, बात करते करते 26,155, ये वही पिछली थर्सडे वाला मूव शुरू हो गया मेरे ख्याल से। और अगर आपने 26,200 क्रॉस करना शुरू किया तो मुझे हैरानी नहीं होगी आज की आज ही आप 26,250, 26,300 भी हिट कर दे, क्योंकि ये मार्केट उस तरीके का है। और पिछले आई थिंक 2 थर्सडे पहले हुआ, फिर पिछले फ्राइडे को हुआ, और अब आज ये, अब देखिए बात करते करते 26,170, ये आई थिंक डेजा वू आ रहा है ना, ये वही डेजा वू है जो हमने एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले बात की थी। बैंक निफ्टी लेकर आइए, बैंक निफ्टी अभी 54,250 क्रॉस किया था, अभी एकदम से 54,300 क्रॉस कर लिया इसने, और निफ्टी 25,165 पर। अब एक बार वापस देखते हैं वो कॉल 60 वाली जो 80 हुई, अब कहाँ पर आ गई एक बार, आई थिंक मेरे ख्याल से अब 100 क्रॉस कर गई होगी। ये देखिए हर्षदा, सेकंडों में 60 वाली कॉल 105 रुपये हुई आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर। इनफैक्ट प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि 112 तक गई है और उसके बाद 103। अनुज जी, मार्केट के टेक्सचर पर एक बहुत बड़ा थम्स अप है, अब क्योंकि लोग बिल्कुल पहले होता था कि थोड़ा सा लोग संकोच करते थे कि क्या इस तरह का ट्रेड पैसे बनाकर देगा या नहीं। ये पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है बेझिझक एक्शन लिया जाता है और वो एग्रेसिव लॉन्ग की पोजीशन कैरी की जाती है। हर्षदा, इस मार्केट में ना पैसा बनाया उन्होंने जिन्होंने ऑल इन किया है इस मार्केट में। मतलब आपको अगर एक कॉन्फिडेंस था कि ये मार्केट चलेगा और आपने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया है, और ऐसा नहीं है कि इस मार्केट ने आपको बार बार मौके नहीं दिए। परसों मौका दिया था इस मार्केट, जब हमने परसों लॉन्ग कैरी कराया था, वो फिर कि अगर आपने अब तक मिस कर दिया तो अब लॉन्ग कैरी कर लीजिए। परसों इस मार्केट ने मौका दिया, कल मार्केट ने मौका दिया आपको, कल सुबह काफ़ी टाइम तक मार्केट फ्लैट था, उसके बाद मार्केट ने आपको मौका दिया। मार्केट ने आपको बतेरे मौके दिए हैं, एक बार जरा मार्केट के फ्लैशेस में रहते हैं, मार्केट ने आपको बहुत मौके दिए हैं इसमें इस समय पार्टिसिपेट करने के लिए। अब अगर आपने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज सुबह भी एक बात ये भी हुई थी कि आज भी खरीद ले। हाँ, आज भी खरीद ले। मैं सुबह की बात बोल रहा था कि आज जहाँ खुले वहाँ पे भी ले सकते हैं आप, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 200 पॉइंट का रिस्क है और 1000 पॉइंट का एक रिवॉर्ड ओपन हुआ है। क्योंकि अगर वो 27,272 की तरफ जाना है अगर मार्केट को, तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप 26,050 पे लें या 26,150 पर लें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लेना है या नहीं, यहाँ पर आप लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस आपका 25,950 का है। अगेन यहाँ से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इस मार्केट में हेज भी मत करिए। इस मार्केट में हेज करके ना आप पैसा लूज़ करेंगे। ज़बरदस्ती हेज करने का क्या मतलब है, क्यों हेज करना है जब मार्केट आपको इस तरीके की स्विंग दे रहा है। मैक्सिमम क्या होगा, गैप डाउन होगा ना, गैप डाउन में एवरेजिंग करने का मौका मिल जाएगा आपको, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट। इस बीच निफ्टी बैंक भी इस ट्रेंड को और मजबूत करता हुआ ऑल टाइम हाई पर 54,300 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुज, अगर एक कॉइन टॉस करके एक ही ट्रेड लेना हो, निफ्टी या निफ्टी बैंक, फिर नजरें निफ्टी पर रहेंगी? निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से। निफ्टी बैंक क्योंकि निफ्टी बैंक में अभी वो डिफरेंशियल और मुझे लग रहा है कि कैचअप होना बाकी है। वैसे तो अगर दोनों ही कैरी कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के मुकाबले। ओके, और ये फिलहाल आपके लिए एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स और निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, उससे अंदाजा लगेगा कि इस समय जो जोर लगा है खरीदारी का वो किन स्टॉक्स की बदौलत बनता हुआ दिखाई दिया है। M&M आप गौर करिएगा सुबह से ही मजबूत है। मारुति, टाटा मोटर्स, ऑटो कंपनियां, और 2-3 दिन पहले हम कह रहे थे कि ऑटो इंडेक्स ठंडा पड़ा है, अचानक इसमें नई ऊर्जा आई है और ITC जैसे ट्रेड्स हैं जो जोर दिखा रहे हैं। L&T, NTPC, सिप्ला, ONGC थोड़े से बैकफुट पर। तो क्लियरली थोड़ा सा आप कह सकते हैं मार्केट में वो सर्कुलेशन हुआ है। अब ये कंजम्पशन ड्रिवन काउंटर्स आउट परफॉर्म करते हुए। एक स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, श्रीराम फाइनेंस का 2-2.5% के गेंस की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर। कुछ देर पहले हम टाइटन की बात कर रहे थे, अब वो कंफर्टेबली पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस घंटे दरअसल नई तेजी दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी एल्केम की और नोवार्टिस इंडिया की। नोवार्टिस इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंपनी ने इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में ही कंपनी के जो पेरेंट है नोवार्टिस AG, जो स्विस कंपनी है, उन्होंने कहा था कि वो इंडिया बिजनेस से एग्जिट करना चाहते हैं। उस बीच कई अटकलें लगी थी कि कौन बायर उभर कर आएगा। हमारे साथ अब रचना जुड़ रही है बताने के लिए कि यहाँ पर एक और नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एल्केम शायद इस बाय आउट के लिए
इंटरेस्टेड पार्टी रह सकता है, लेकिन किस तरह का फिट रहेगा, क्या सुन रहे हैं आप रचना? जी, हमारे सूत्रों के अनुसार हमको यही पता चला है कि एल्केम लैब्स, जो कि 5th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है इंडिया में, उन्होंने अब इस बातचीत का जो जरिया चल रहा है नोवार्टिस का इंडिया आर्म खरीदने के लिए, उसमें अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि एक M&A डील में काफ़ी राउंड्स होते हैं, तो पहला राउंड हो चुका है, नॉन बाइंडिंग बिड्स सबमिट हो चुकी है और उसमें एक नाम एल्केम का भी जुड़ चुका है इस बारी। अब एल्केम की अगर हम बात करें तो उनके पास तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए है उनके कैश ऑन बुक्स में, और ये डील का वैल्यू अब एक्सपेक्टेड है टू बी अराउंड 2,000 करोड़ रुपीस। अब नोवार्टिस एजी, जो कि स्विस पेरेंट है नोवार्टिस इंडिया का, उन्होंने यही साल अपना इंटेंशन क्लियर किया था, अपना इरादा बताया था कि उन्हें अपना इंडिया शेयर बेचना है नोवार्टिस इंडिया में, जो कि तकरीबन 71% तक आता है। और अब एक नाम जो जुड़ा है वो है एल्केम लैब्स, बट उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज और जाइडस भी हैं इस रेस में। और अब ये रेस जब सेकेंड राउंड में एंटर कर रही है, अब ड्यू डिलिजेंस और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन उभरता हुआ पार्टिसिपेंट होगा जिसको ये डील होगी। क्या आप ये समझ पाइए कि एल्केम क्या फ़ायदा लेना चाहेगा नोवार्टिस के साथ अगर ये डील हो जाती है? क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के साथ वो फिट एकदम बैठ रहा था जब आई थिंक फरवरी मार्च में बातचीत हो रही थी। एल्केम के लिए क्या बेनिफिट्स उभर कर आएंगे? जी, जैसे कि आपने कहा, डॉक्टर रेड्डीज एक फ्रंट रनर बताया गया था जब ये डील पहले अनाउंस हुई थी, बट अब ये रेस में अगर आप देखें तो बहुत ही नाम जुड़ रहे हैं। अगर हम एल्केम की बात करें तो ये काफ़ी खबरों में रह चुका है। पिछले हफ्ते ही हमें ये भी पता चला था कि JB केमिकल्स की जो डील हो रही है, एल्केम वहाँ पर भी बिड करना चाह रहे हैं। सो क्लियरली वो एक अपना इंडिया बिजनेस को एक बढ़ाने की कोशिश में है, तो मल्टीपल डील्स में पार्टिसिपेशन हो रहा है और उसमें से एक होगी नोवार्टिस इंडिया की। तो ये काफ़ी दिलचस्प डेवलपमेंट। पहले डॉक्टर रेड्डीज फ्रंट रनर था, लेकिन कई सारे नाम, और जैसे रचना कह रही हैं कि सूत्रों के हवालों से पता लग रहा है कि एल्केम भी इस रेस का हिस्सा बनेगा। एल्केम डे लो से ऑफ कोर्स रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन नोवार्टिस इंडिया का स्टॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 26,200 मैं उसी पर आने वाली थी। मैं, क्योंकि मेरी नजर वहीं पर थी। स्क्रीन पर ले आइएगा वो लेवल। 26,200 मतलब ऑलमोस्ट आ गया है 26,200। और अब कहाँ पर आ गई वो कॉल, एक बार देखें जरा 26,100 की। मैं बार बार क्यों रिविजिट करता हूँ, क्योंकि बहुत कम मौके आते हैं जिनमें आपको इस तरह से चेस करना चाहिए। आज जैसे वो मौका था कि अगर वो टिक रहा उस लेवल के ऊपर, 26,060 की बात हुई थी सुबह की, 26,060 के ऊपर टिके तो फिर आप कॉल्स के थ्रू चेस करिएगा। अब 26,190 पर मेरे ख्याल से यहाँ भी नहीं रुकने वाला है हश्ता। अभी तो और एक 3 PM का मूव शायद पेंडिंग है। 26,240, 26,250 आई थिंक पॉसिबल है स्क्रीन पर। तो मोमेंटम जोर दिखा रहा है। 26,240 आज ही होता हुआ दिखाई देगा, आप कह सकते हैं। अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है और काफ़ी समय बाकी है बाजार बंद होने के लिए। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। बात कमाई का मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी एट ऑल टाइम हाई 26,188, बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई 54,358। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, लेकिन अब एक काम करते हैं, मोमेंटम में कुछ ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं। 4 का चौका, ये 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। टोस पे रहिए, थोड़ा सा स्विंग अच्छे आ रहे हैं मार्केट में। निफ्टी डे हाई पर शिल्पा जी से पहला ट्रेड लेंगे, सस्ता ऑप्शन। FNO सुपरस्टार मानस जी के सौजन्य से आएगा, और साथ ही साथ 4 का चमत्कार प्रशांत सावंत जो इस कार्यक्रम में इस वक्त अभी कुछ देर पहले जुड़े हैं, और आशीष मुतासिर रहेंगे आज का मिड कैप फंडा। शिल्पा जी क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी तरफ से? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीरीज का पेट्रोनेट पे ध्यान देना चाहिए। पेट्रोनेट भी यहाँ पे मुझे लगता है 320 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ 370 तक के लिए एकदम तैयार है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो 340 का कॉल ऑप्शन पेट्रोनेट का जो रफली 7 रुपए 80 पैसे में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4.5 रुपए का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 12.5 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 16 से लेके 19 के भी टारगेट्स आएंगे। ओके, चलिए मानस के पास चलते हैं। अब मानस, आपकी ट्रेड? देखिए, M&M फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। अक्टूबर मंथ के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 329 का स्टॉप लॉस लगाना है M&M फाइनेंस के फ्यूचर में अक्टूबर मंथ के, और 350 रुपए 350 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो अक्टूबर मंथ का 340 वाला कॉल ऑप्शन 340 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 12 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसमें 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक मौका। 350 के लिए सीधे M&M फाइनेंशियल का फ्यूचर ले, या फिर 340 का कॉल लेकर आप जाएंगे अगली सीरीज का।
प्रशांत बताइए चार्ट का चमत्कार। तो हर्षा जी, यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में काफी ट्रैक्शन नजर आ रहा है और ग्रासिम का अगर हम देखें, कल लोअर लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आई थी, आज डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, 20 दिनों के एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है, करीबन 2735 2740 के बीच ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2700 पे, 2700। मेरा टारगेट होगा यहाँ से 2825 2825। ओके, ग्रासिम ये इसी कार्यक्रम में 2 बार आ चुका है। ग्रासिम प्रकाश सर का पहला ट्रेड था 2 बजे का और बहुत अच्छा स्विंग दिया आज इसने, क्लोजिंग में भी और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मुता जी के पास। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप आज का मिड कैप फंडा? आशीष जी, आप थोड़ा म्यूट पे हैं, उसको जरा अनम्यूट कीजिए हल्का सा। आई एम रियली सॉरी जी। तो मैं स्पेशलिटी केमिकल की बात कर रहा था कि स्पेशलिटी केमिकल स्पेस हमें काफ़ी पसंद है और इसमें एमी ऑर्गेनिक्स जो स्टॉक है वो हमारे पोर्टफोलियो में भी है और इसकी हम बारे में बात कर रहे हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी शो में की थी। तो सबसे पहले वीरेंद्र बता दूं कि ये कंपनी एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, साथ ही साथ एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। तो एग्रोकेमिकल और फार्मा दोनों ही स्पेस में कंपनी के इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं और किसी मॉलिक्यूल्स में इनका जो मार्केट शेयर है वो करीब 50 to 90% के आसपास है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अपने की मॉलिक्यूल्स के अंदर में रखते हैं। स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस था, जो फाइनेंशियल ईयर 20 में मात्र 3% इनकी रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता था, आज वो करीब 24% इनके बिजनेस का हो चुका है। हमें स्टॉक 2 कारणों से पसंद आता है। एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स के को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होंगे एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस को बनाने के सेल्स के लिए। तो ये हमें लगता है कि हम जैसे बात करते हैं जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है उसमें किस तरह से स्टोरेज डिवाइसेस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी, तो उनके लिए कुछ केमिकल्स बनाने का काम जो है वो एमी ऑर्गेनिक्स करिए। साथ ही साथ बाबा फाइनकेम करके कंपनी, उसमें कंपनी ने 55% स्टेक लिया और ये कंपनी सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर में केमिकल्स बनाएंगी। तो हमें लगता है दोनों ही बहुत ही एक इमर्जिंग ट्रेंड्स है और इनकी टेलविंड सेक्टर की बहुत बड़ी है। तो हमें लगता है कि उसका भी एडवांटेज एमी ऑर्गेनिक्स को काफी मिलेगा। 20% कंपाउंडिंग हमें लगता है टॉप लाइन बॉटम लाइन के लेवल पे, पैट के लेवल पे हमें स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो मेरा मानना है 1600 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अगर से स्टॉक ये होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 2000 से 2100 की ट्रेजेक्ट्री एमी ऑर्गेनिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, तो ये हमें ऑर्गेनिक्स पर पिक आ रहा है। चलिए, सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए एक बार फटाफट से रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने की थी पेट्रोनेट LNG 340 का कॉल जो शिल्पा ने दिया, यहाँ पर एक अच्छा मौका है। टारगेट्स 12.5 और 16 के दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ फिर आया मानस का अगला ट्रेड, M&M फाइनेंस 350 का टारगेट ये दे रहे हैं, 329 का स्टॉप लॉस। प्रशांत को पसंद है ग्रासिम वाला ट्रेड, 28-25 तक जा सकती है यहाँ की गाड़ी और 2700 का स्टॉप लॉस रखेंगे। दोनों ये सारे स्टॉक्स इस समय मोमेंटम में भी हैं। और अब अमी ऑर्गेनिक्स की बातचीत हुई, टारगेट्स जो है वो 2000-2100 के आ रहे हैं, स्टॉप लॉस आप 1600 का रखेंगे इस ट्रेड में अगर आप उतर रहे हैं। 4 ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आप ले किए हैं आइडेंटिफाई, और इस बीच जिस लेवल का इंतज़ार था वो 26,200 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। बस 100 और 50 पॉइंट लगा दे तो दूसरा टारगेट भी हिट हो जाएगा। हाँ, टारगेट आई थिंक सारे टारगेट छोटे पड़ जाएंगे यहाँ पर। मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये टारगेट्स नहीं है, ये पिट स्टॉप्स हैं। एक आज सुबह बहुत प्यारा कोट पढ़ रहा था मैं कि दोज हु लव द रूट मोर देन डेस्टिनेशन विल गो फर्दर। तो आपको इसमें मार्केट में ना डेस्टिनेशन नहीं, रूट का ध्यान रखना है। रूट क्या है, रूट को बस वो करें। और कोई, क्योंकि टारगेट तो अगर आपने कोई भी लगाया होता ना पिछले 3-4 महीने में वो लग ही गया होता, तो टारगेट नहीं रखना, स्टॉप लॉस बस। इस मार्केट में टारगेट वाला शब्द निकाल के फेंक दीजिए बाहर और स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए बस बेसिकली। तो जैसे हिंदी में लोग कहते हैं ना कि अगर सफ़र लंबा भी हो और मज़ा आ रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मंजिल कितनी दूर है, और बाजार वही आपको आजकल दिखा रहा है। चलिए, इस बाजार में जो तेज़ी देखने को मिली और एक के बाद जो हम हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ऑफकोर्स रिटेल निवेशक उठा ही रहे हैं। आजकल तो FIIs भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन प्रोमोटर्स भी इस तेज़ी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने देखा एक सिरे से पिछले 1.5-2 महीनों में कई सारे प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक मार्केट में ऑफलोड किया है।
या तो फंड रेस किए हैं QIP के जरिए जहां पर प्रमोटर डाइल्यूशन होता है, या फिर ब्लॉक डील्स के जरिए इन्होंने अपनी हिस्सेदारी मार्केट में आकर बेची है। तो कितना अमाउंट यहाँ पर क्लियरली लिक्विडेट हुआ है प्रमोटर्स के जरिए और किन कारणों की वजह से दरअसल ये फंड रेस किया जा रहा है? कंचन हमारे साथ है और डिटेल्स के साथ। बताइए कंचन। जी, ऐसा लग रहा है कि दिवाली तो अभी 1 महीना दूर है, लेकिन प्रमोटर्स ने बेसिकली दिवाली अभी से मनाना चालू कर दिया है। बाजार अपने नए लेवल्स पे है और इसका फायदा प्रमोटर्स भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। अगर हम Q2 की बात करें तो 180 कंपनियों के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने करीबन 40,000 करोड़ का माल बेचा है और इस साल अब तक करीबन 1 लाख करोड़ का माल यहाँ पे बिकता हुआ दिखाई दिया है प्रमोटर्स की तरफ से। इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो 2021 में प्रमोटर्स की तरफ से 54,500 करोड़ का माल बेचा गया था। एट द सेम टाइम 2022 में 25,400 करोड़, 2023 में 48,000 और 2024 अब तक की डेट का अगर हम डेटा देखें तो 1 लाख करोड़ को ये नंबर पार करता हुआ दिखाई दिया है। अब पर्टिकुलरली कंपनीज के बारे में बात करते हैं कि किन कंपनी के प्रमोटर्स ने कहां से कितना माल बेचा है। सबसे पहले नंबर आता है इंडिगो का। यहाँ पे जो बिकवाली का नंबर है वो है 10,500 करोड़। अंबुजा सीमेंट से जो कंपनी है उन्होंने प्रमोटर्स है उन्होंने करीबन 4,251 करोड़ का और पतंजलि फूड से भी 10,500 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा गया है। साथ ही साथ MFSL में 1,218, वेल्सपन लिविंग में 1,035 और KPR मिल्स में हमें करीबन 971 करोड़ की ऑफलोडिंग होती हुई दिखाई दी है। यही नहीं बल्कि EGP ईज माई ट्रिप में भी करीबन परसों ही कल ही हमें एक प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग देखने को मिली थी, जो उसका नंबर था वो था करीबन 920 CR का। साइन DLM में 874, शारदा मोटर्स में 644 और साथ ही साथ एल्केम लैबोरेटरीज में भी 487 करोड़ का प्रमोटर्स की तरफ से माल ऑफलोड होता हुआ दिखाई दिया है। अब इस ऑफलोडिंग के पीछे का अगर हम बेसिक रीजन समझे तो 3 रीजन सामने निकल के आए हैं कि इस टाइम पे मार्केट जिस तरीके से अपने नए लेवल्स पे जा रहा है वहां पे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक ऑफलोडिंग की जा रही है, कुछ पैसा घर वापस लेके आया जा रहा है। साथ में कंपनी को इस टाइम पे अपना केपेक्स जो है वो बाकी के जो ग्रोथ फैक्टर्स है वहां पे यूज करना है, तो उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं और इस टाइम पे वैल्यूएशन को देखते हुए भी एक थोड़ा सा कंसर्न जताया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि जो डेट है इस टाइम पे कंपनी में उसको भी क्लियरेंस के लिए ये प्रमोटर की तरफ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है। ओके, काफ़ी सेलिंग हो रही है प्रमोटर की तरफ से इस समय इस मार्केट में। कंचन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। निफ्टी की छमाही समीक्षा के लिए कल होगा एडजस्टमेंट। ट्रेंड और BEL निफ्टी का हिस्सा होंगे, जबकि कुछ शेयरों का कल वेटेज भी चेंज होगा। इन पर बात करने के लिए यतिन हमारे साथ जुड़े। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और कल 3 बड़े इंडिसेस अगर हम ऐसे कह सकें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और अगर हम बात करें CPSE ETF, यहाँ आपको बहुत बड़े बदलाव होते हुए नज़र पड़ेंगे। सबसे पहले नज़र कर लेते हैं निफ्टी बैंक पे, जहाँ अगर हम देखें कि जो ये 6 मंथली रीबैलेंसिंग है, यहाँ कैनरा बैंक को इंक्लूड किया जा रहा है और बंधन बैंक को एक्सक्लूड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम ज़्यादातर सरकारी बैंकों की बात करें, जैसे SBI है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ आपको वेटेज ऊपर जाता हुआ नज़र पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ नेट इन्फ्लो है। इसके अलावा प्राइवेट बैंकों में से इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक, ये दोनों का भी वेटेज बढ़ने के कारण यहाँ 70-80 करोड़ रुपए के आसपास की आपको बाइंग दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी की, तो यहाँ सबसे बेहतरीन बदलाव आप देख पाएंगे। अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो यहाँ निफ्टी में ट्रेंड का इंक्लूजन हो रहा है, जिसकी वजह से लगभग 5,500 करोड़ रुपए की बाइंग आने वाली है। और पिछले दिनों स्टॉक ने एक बड़ा मूव भी दिया है। आज भी सिटी की इनिशिएटिंग कवरेज के बाद ट्रेंड में एक बड़ा अपमूव देख रहे हैं। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है, जिसके अंदर लगभग 430 मिलियन डॉलर्स यानी ब्रॉडली 3,200 करोड़ रुपए की आपको बाइंग आती हुई नज़र पड़ सकती है। वेटेज की अगर हम बात करें तो सिप्ला और HDFC लाइफ दोनों ही काउंटर्स में हल्के वेट बढ़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ बाइंग फ्लो दिखेंगे आपको। हालांकि दिवीज लेबोरेटरीज, LTI माइंट्री, ये 2 स्टॉक्स निफ्टी के बाहर जा रहे हैं, जिनके कारण यहाँ लगभग 20 से 30 मिलियन डॉलर्स के आसपास की सेलिंग आपको 200 से 300 मिलियन डॉलर्स के आसपास की सेलिंग दिखाई पड़ेगी। और दूसरे स्टॉक जहाँ वेटेज कम हो रहा है रीबैलेंसिंग की वजह से, यहाँ M&M, इन्फोसिस, ICICI बैंक और रिलायंस है, जहाँ हल्के फुल्के सेल फ्लोज आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन CPSE ETF यहाँ भी आपकी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि ONGC, कोल इंडिया और ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स में ज़बरदस्त खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा BEL जो निफ्टी का हिस्सा है
वो CPSE का भी हिस्सा होने वाला है, तो यहाँ भी आपको इन्फ्लो नेट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये इस समय स्टॉक्स जो जिनमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज आ सकते हैं उन पर एक नज़र। निफ्टी 26,218 पर इस समय, और बैंक निफ्टी अब 300 पॉइंट ऊपर और 54,500 के पहले पड़ाव की बात हुई थी हर्षदा, 54,400 आ गया। मेरे को लग रहा है मैंने ना एकदम सही टाइम पे वो सवाल पूछा था कि निफ्टी या निफ्टी बैंक एकदम, और आपने छाती ठोक कर कहा था कि निफ्टी बैंक पर ही रही है अब नजरें होनी निफ्टी बैंक पर ही नज़र थी, क्योंकि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी कल निकल चुकी है। थोड़ा बहुत निफ्टी में हो सकता है कि लास्ट का एडजस्टमेंट हो रहा हो एक्सपायरी की वजह से। आई थिंक 3 से 3.5 के बीच का मूव बहुत क्रूशियल हो गया। उसके बीच में अगर निफ्टी 26,250 के ऊपर निकल गया तो मुझे लग रहा है कि फिर आज मतलब आप आज ही 26,300 देख लेंगे। हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल से आज का मूव फिर यहाँ पर जाके थोड़ा सैचुरेट होगा। तो इसके लिए काम करते, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि उस 3 PM के मूव से पहले वापस आ जाएं। और हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट आनंद टंडन वो भी तैयार हैं। वेलकम बैक। और देखते हैं कि इस समय मार्केट में क्या मूव। 26,208, 26,210 के करीब निफ्टी और बैंक निफ्टी 54,400 पर। ध्यान रखिए इस बीच में मिड कैप इंडेक्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स भी लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ है। अब इंडेक्स सिर्फ 1/3% नीचे है। आज का स्टार परफॉर्मर ऑटोज़। एक बार निफ्टी का ऑटो इंडेक्स लेकर आइए, और क्या शानदार मूव यहाँ पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स में रहे हैं। चलिए आनंद टंडन के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि वो कैसे देख रहे हैं मार्केट को। आनंद, गुड आफ्टरनून। कभी सोचा था कि Hyundai, सैमसंग, LG ये भी IPO लेकर आएंगे इंडिया यूनिट का? क्या बता रहा है ये मार्केट के बारे में? तो ये आप इंडिया की मार्केट की मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, और एक तरफ क्योंकि नई कंपनियां जो हैं यहाँ पे ऐसी कंपनियां लिस्ट होने के लिए आ रही हैं जो बाहर शायद उतने वैल्यूएशन पे ना लिस्ट हो। और इसके साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है कि इस वक्त जो है मार्केट का वैल्यूएशन इंडिया में बाहर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई है। बट ओवरऑल इंडियन इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है कि आपको इंटरनेशनल कंपनियां भी यहाँ पे नजर आएंगी। तो इस तरह के बाजार में जहां पर ये फ्लो लगातार बढ़ने ही वाला है, घरेलू कंपनियों का और इंटरनेशनल कंपनियों की घरेलू इकाइयों का, मार्केट में फिर वो क्या लिक्विडिटी इस तरफ डाइवर्ट होगी तो क्या मार्केट अटकेगा, या फिर जिस तरह का एक्शन हमने देखा है आज के सत्र में, ये जोर, ये एक्शन, ये जज्बा बाजार में तेजी का बरकरार रहने वाला है? आनंद, आप कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, मार्केट को प्रिडिक्ट करके इस वक्त कोई खास फायदा नहीं है। मार्केट चल रहा है, मार्केट में तेजी है, मार्केट दुरुस्त है और पैसे अभी भी आ रहे हैं। कई कारण हो सकते थे मार्केट को थोड़ा नरम होने के लिए। जो इनफ्लो आ रहा है बाजार में IPOs का, FPOs का, जो प्रमोटर सेलिंग आ रही है, आपने देखा कई सारी कंपनियों की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग MNCs हैं उन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दी है और ये लिस्ट काफी बढ़ गई है। इंटरनेशनली फिलहाल माहौल ठीक नहीं है। 2 जगह वॉर चल रही है, एक जगह वॉर होने की संभावना और एस्केलेट करने की संभावना बढ़ रही है। इसके बावजूद बाजार को कोई चिंता नहीं है और बाजार चल रहा है। तो इस वक्त ये देखना कि कहाँ तक जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है और उससे कोई खास फायदा भी नहीं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप कितना रिस्क मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का और किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो बाजार में जो आपका एसेट एलोकेशन है वो लेके बाजार में बरकरार रखना चाहिए और चलते जाना चाहिए। एक अच्छी चीज जो नजर आ रही है इस वक्त वो ये है कि बाजार में सेक्टर रोटेशन चलता आ रहा है। तो जो क्षेत्र अभी तक जो नहीं चले थे, जहां पर कुछ हद तक वैल्यूएशन के में थोड़ी सी रिलेटिव इम्पोर्टेंस रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो अब चलने लगे हैं। और ये सेक्टर एलोकेशन जो है जब तक चलता रहेगा तो मतलब ये रहेगा कि बाजार कम से कम स्थगित नहीं हो गया। अच्छा आनंद जी, आज स्क्रीन पे पिछले 3 दिन से स्क्रीन पे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग बाइंग विजिबल है। मारुति एट ऑल टाइम हाई। अब डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो अपनी EV पॉलिसीज़ के साथ आ रही हैं। आई थिंक EVs को लेकर अब जो स्टेट्स का रवैया देखने को मिल रहा है उसके मद्देनज़र स्पेशली टाटा मोटर्स पे, मारुति पे और जिसने M&M ने पिछले लगभग साल भर में काफ़ी काम किया EV पर, इन तीनों स्टॉक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? तो मुझे सवाल समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फिर से दोहराएंगे?
मैं ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले डीप डिस्काउंट्स को लेकर हम चिंतित थे, स्टॉक्स में अनवाइंडिंग थी, सेलिंग प्रेशर था, बट सडनली मार्केट ने स्टेट्स जो कि पहले यूपी ने अपनी ईवी पॉलिसी दी, अब कर्नाटक कह रहे हैं कि वो अपनी ईवी पॉलिसी के साथ आ सकता है। ऐसे में आपका पूरे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे व्यू क्या है इस वक्त? माय अपॉलॉजीज, आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। मैं 1 मिनट डिस्कनेक्ट करके फिर वापस आता हूं। ओके, हर्षदा आप एक बार प्रयास करेंगे? आई थिंक उनके लिंक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे, तो उनको रीपैच करेंगे। तब तक मार्केट की चाल पर नजर डालते हैं। आप मेंशन जरूर कर रहे थे वो ईवी पॉलिसी और ऑटो कंपनियां। मारुति इस समय आउट परफॉर्मर है, M&M में अच्छी खासी तेजी, और टाटा मोटर्स में भी आप देखिए फिर से 1000 के ऊपर जाने की कोशिश बनती हुई दिखाई दे रही। करीब 992 के लेवल्स इस समय टाटा मोटर्स में बनते दिखाई दिए। जब आनंद दोबारा से जुड़े, हाँ रिपैच करिएगा, तब तक मानस से एक मैं कॉल लेना चाहती हूँ। मानस, ये पूरा ऑटो सेक्टर, और अगर आप ऑटो इंडेक्स की चाल देखेंगे उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये सारे काउंटर्स टॉप गियर में चल रहे हैं, स्पेशली 4 व्हीलर साइड पर। आज तो इनफैक्ट अशोक लेलैंड में भी तेजी आ गई है। तो ये जो चले हुए हैं उन पर ध्यान दिया जाए, या फिर जो कैचअप कर रहे हैं वो आपके रेडार पर रहेंगे? देखिए, दोनों चीजें, अगर आप देखें तो बजाज ऑटो या मारुति जैसे स्टॉक जहां पर हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और जहां पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और स्पेशली जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक निकले हैं, वहां पर आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे अगर खरीदारी करनी है तो टाटा मोटर्स पे हो सकता है। यहाँ पर स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, तो रिकवरी में ये 1050 तक के भाव भी दिखा सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट मूव के लिए प्ले करना है तो बजाज ऑटो और मारुति, ये दोनों स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स करंट लेवल से भी दे सकते हैं। ओके, अच्छा, बजाज ऑटो की बात हो गई यहाँ पे। मीनवाइल अब निफ्टी डे हाई पर है 26,232। ये आशीष शत्रुमोता जी ने स्टॉक जो रिकमेंड किया था बजाज फाइनेंस, मेरे ख्याल से अनुज आज स्पॉटलाइट में भी जिक्र किया गया था इसका। बजाज फाइनेंस चार्ट लेके आइएगा 26 अक्टूबर 2023 के बाद अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग और हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। अच्छा शिल्पा जी, मैं आपसे सवाल पूछूं, इसकी स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पे, क्योंकि जिस प्रकार का ये ब्रेकआउट है, फोकस करना चाहिए क्या? एक बार प्लीज 78 या फिर 7900 की अक्टूबर की कॉल ऑप्शन रखिएगा। आपका टेक इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे आई जस्ट चेक बजाज फाइनेंस का, अगर आप 8000 का कॉल ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए, तो प्राइस जो है वो अभी यहाँ पे 153 है, तो ये भी क्वाइट रीजनेबली प्राइस्ड है। और क्योंकि 7800 के ऊपर इसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अगेन एक अपसाइड मूव जनरेट होगा, जहाँ पे लेवल्स ऑफ 8200 आपको इमीडिएट बेसिस पे आते मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको इवेंचुअली देन 300 से लेकर 350 तक भी इजीली मूव करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे आप ये वाला स्ट्राइक पे आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आप 90 का रखिए, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 300 to 350 for first basis. ओके, यहाँ पे होगी बजाज फाइनेंस की बात। डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, और क्या क्या स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है एक बार आप लेके आइएगा स्क्रीन पे प्लीज़। JSW स्टील मेटल्स की जो बात हुई थी शुरू में, अच्छा मूव दिया यहाँ पर। अब लेके आइए आप हिंडाल्को 733 पे, और ये जो क्लोज होगा हिंडाल्को का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। ये प्रकाश सर, ये एक टिपिकल हेड एंड शोल्डर का, जिसे कहते हैं ना टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। क्या चेस करना चाहिए सर इसको? डिलीवरी लेनी चाहिए? अगर डिलीवरी पे काम करना हो तो पोजीशनिंग पे थोड़ा सा। इसकी बात कर रहे हैं आप, मारुति की? नहीं, मैं आपके दिमाग में सर आज मारुति चढ़ा हुआ है क्या लग रहा है? जी 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 बिल्कुल। अब छोड़ दीजिए, मारुति 5% है सर ऊपर। JSW स्टील पे फोकस करते हैं। JSW स्टील जो चार्ट है मुझे बढ़िया लगता है। ट्रेड कर रहा है 1004 पे, ये 1000 पार कर लिया है। अब ये 1095 कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए। 1020 1050 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 980 का, थोड़ा डीप है लेकिन उतना ही जरूरी है। लेकिन लगता है हायर जोन के हिसाब से ये इसमें और भी तेजी है, और भी हायर जोन देखेंगे इसमें बियॉन्ड 1050। तो JSW स्टील, यस इट्स अ बाय एंड होल्ड। ओके,
चलिए, अब मेरे ख्याल से आनंद टंडन जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया होगा। आनंद सर, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है ठीक से? हाँ, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभी सुनाई दे रहा है। अच्छा, सिंपली मैं पूछता हूँ सर, आपका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? क्या करूं इस वक्त? जैसे मैंने कहा कि सिंपल तरीका यही है कि जो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसके हिसाब से बरकरार रही, क्योंकि देरा 2-3 चीजें चेंज हुई हैं अभी फिलहाल। एक तो ये है कि चाइना का स्टिमुलस आ गया है, इसके कारण थोड़ा सा सेक्टर एलोकेशन चेंज हो रहे हैं। आपने देखा ऑलरेडी मेटल्स काफी हद तक कुछ प्रभाव आया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आपको आएगा कि जब यूएस में इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद टैरिफ रेट्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर वहां पर टैरिफ बढ़ा देते हैं चाइना एक्सेट्रा के ऊपर, तो फिर कुछ हद तक इंडिया के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल वो आगे की बात है। इस वक्त जो है आप जैसे मैं पहले कह रहा था, सेक्टर में रोटेशन हो रहा है, आप उसमें निवेश करके रह सकते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा उछल कूद करके कोई फायदा नहीं है। ऑटो पर क्या कॉल रहेगा आनंद? आर यू बाइंग ऑटो स्टॉक्स? देखिए, ऑटो में ऑलरेडी मतलब हर क्षेत्र अलग परफॉर्म कर रहा है। ऑलरेडी 2 व्हीलर्स में बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है, और उसके साथ साथ एक नया प्लेयर भी आ गया है मार्केट में जो लिस्ट हो गया है। सेम चीज अभी आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि Hyundai की लिस्टिंग अब करीब करीब कंफर्म्ड है, तो अभी पैसेंजर व्हीकल्स में भी स्टॉक प्राइसेस में काफी बढ़त नजर आ रही है। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि Hyundai जैसी कंपनी जो है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, और इस वक्त पैसेंजर व्हीकल में काफी हद तक कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो इस वक्त वैल्यूएशन की का गेम दिख रहा है ज्यादा। फंडामेंटली ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट जैसे 2 व्हीलर में हो रहा है, वैसे 4 व्हीलर्स में भी वही चक्कर है कि आपके आइस इंजन जो हैं वो कुछ हद तक मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, और ईवीज चेंज हो रहे हैं। नई कंपनियों के अभी एग्जिस्टिंग कंपनियों को टेक्नोलॉजी चेंज करने में थोड़ी सी मुश्किलात आएगी, और उसमें आपने ऑलरेडी देखा नई मॉडल्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी JSW ने शुरू किया, जहां पर आप बैटरी का दाम पे नहीं कर रहे हैं, उसका प्राइसिंग खाली देखना पड़ रहा है आपको। चार्ज के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो ले दे के अभी मॉडल्स जो हैं काफी इवॉल्व होंगे। वैल्यूएशंस इस वक्त थोड़ा से स्ट्रेच लगते हैं, लेकिन क्योंकि नया लिस्टिंग आ रही है इसलिए कुछ हद तक वो बरकरार रहेंगे। उस लिहाज से एक्शन तो ज़रूर बनेगा अगर Hyundai मार्केट में आकर। और ध्यान रखिएगा, Hyundai जो है वो लार्जली OFS है, पैसे भारत में रेज नहीं कर रहे हैं। भारत में जो लोग हैं एग्जिट ले रहे हैं, उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। आनंद, वेरी क्विकली ये बताइए, टेलीकॉम कंपनियां, भारती एयरटेल करंट लेवल्स पर वैल्यू कैसे कर रहे हैं आप, और क्या खरीद रहे हैं? देखिए, टेलीकॉम में ज्यादा प्ले है नहीं, सिर्फ 3 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं। उसमें से या 4 आप समझ लीजिए भारती के, जो एक अलग एक कंपनी है राजस्थान में। लेकिन उसमें आप अगर देखें तो आइडिया मेरे हिसाब से जबरदस्ती चल रहा है। वहां पर जब अगर पैसे आ भी गए, उनके पास डेट और पुराने पेमेंट्स इतने हैं कि टेक्नोलॉजी में डालने के लिए पैसे नहीं है, और टेक्नोलॉजी में पैसे डालेंगे तो डेट काफी बढ़ा रहेगा। एक कमोडिटी प्ले है, आपको टेक्नोलॉजी पे बढ़िया रहना पड़ेगा सिर्फ कंपटीशन के लिए, और उसके बाद आपको प्राइस या कोई और ऐसा एलिमेंट लेके आना पड़ेगा जिससे आपके कारण आपके पास कोई सब्सक्राइबर आए। वोडाफोन में मेरे हिसाब से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, उनकी ना तो टेक्नोलॉजी बढ़िया है, ना उनका प्राइस पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये उनका मार्केट शेयर गिरता ही रहेगा। बचे फाइनली 2 ही प्लेयर, भारती और रिलायंस। तो इसमें जो है फिलहाल कोई खास पिक करने वाली बात नहीं, क्योंकि एक प्योर प्ले खाली आपको फिलहाल भारती मिलता है, इसलिए इसमें निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे प्राइस आपको एज अ कंज्यूमर बढ़ते हुए दिखेंगे, और इसके कारण ये कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी। मेरा मानना ये रहेगा कि जियो भी कुछ महीनों में आ जाएगा लिस्टिंग सेपरेटली। तो अगर आपको उसका प्ले देखना है तो कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से रिलायंस में शायद आपको कुछ स्प्लिट, अगर जब ये सब कंपनियां उनकी सब्सिडरीज जो है डीलिस्ट होती हैं, तो उसमें आपको शायद कुछ परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट दिख सकता है। ओके, चलिए आनंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब एक काम करते हैं, स्ट्रेटजीज पे आए क्या डायरेक्टर साहब, और अगर प्रिपेयर्ड हो तो प्लीज़ उस पर आते हैं, या फिर उससे पहले काम करते हैं, अभी ट्रेड्स पिक कर लेते हैं, BTST ट्रेड्स। शिल्पा जी, शुरुआत करते हैं आपसे। श्री गणेश करना है आपको अक्टूबर की सीरीज़ का, बताइए क्या पिक कर रही हैं आप अक्टूबर के लिए?
जी बिल्कुल, यहाँ पे वीरेंद्र जी मेरा ध्यान मेटल्स पे ही है और हिंडाल्को पे ही ध्यान देना है। हिंडाल्को में इनफैक्ट आज मैंने रिकमेंड भी किया है अक्टूबर सीरीज में इन प्रभुदास लीलाधर 750 का कॉल ऑप्शन रफली 20-21 के बीच में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 13 एंड टारगेट्स ऑफ 35 से लेके 43। तो ये ट्रेड आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर 720 के स्टॉप लॉस से भी आप हिंडाल्को पे लॉन्ग जा सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर टारगेट्स टिल 770 टू 780 ऑन इमीडिएट बेसिस इन अक्टूबर सीरीज। ओके, तो हिंडाल्को में 750 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर और 780 तक के लेवल्स अक्टूबर सीरीज में आएंगे। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी हर्षिता जी। कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। अक्टूबर मंथ का फ्यूचर लेंगे। स्टॉप लॉस आपको 3590 के नीचे लगा के चलना है और 3775 के टारगेट आपको सेट करने हैं श्रीराम फाइनेंस के अक्टूबर मंथ के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 3650 वाला कॉल ऑप्शन, माफ करिएगा, वहां लिक्विडिटी नहीं है, तो फ्यूचर में ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। ओके, श्रीराम फाइनेंस पे आपका टेक है। प्रकाश सर, आपके कैरी करेंगे? मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है अशोक लेलैंड। जगह बहुत अच्छी है यहाँ से ऊपर जाने की, अगर जाने हैं तो। ट्रेड करा 241, स्टॉप होगा 240, सिर्फ ₹1 का, टारगेट 250। यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है अशोक लेलैंड। एकदम अच्छा चल पड़ा है आज पूरे ऑटो कंपनियों के साथ। देखिए, सुबह में खुलते ही फिसलने लगा था, लेकिन जैसे जैसे इंडेक्स की रफ्तार बढ़ी वहां पर भी एक अच्छा खासा इजाफा आया। प्रशांत, रुचित भी हमारे साथ। रुचित, आपका ट्रेड? अडानी पोर्ट्स में खरीदारी की सलाह रही। पिछले 2 महीने से स्टॉक एक करेक्टिव फेज में है, लेकिन वो स्टॉक में अभी अपने 100 DMA के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया है और आज ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है कि जहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट एक स्विंग हाइस के ब्रेकआउट के वर्ज पर है। तो यहाँ पे हम एक पुलबैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1435 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाए 1520 के अराउंड के टारगेट्स के। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आखिरी रेट पिक करते हैं प्रशांत सावंत जी का। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, मेरा भी ट्रेड हिंडाल्को था जो शिल्पा जी ने पिक किया था, तो मैं इसको चेंज करूंगा और अभी मैं HDFC AMC के साथ जाना चाहूंगा। करीबन 4525 4525 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 4480 4480 और यहाँ से टारगेट होगा 4640 4640। AMC में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है और 4600 के ऊपर 4640 के बाद सारे जो ट्रेड्स आए हैं वो तेज़ी की तरफ ही आए हैं हमारे सभी जानकारों की तरफ से। चले, आज सितंबर सीरीज़ की एक्सपायरी हो जाएगी, लेकिन सबकी नज़रें अब अक्टूबर सीरीज़ पर ही रहेंगी। तो अक्टूबर सीरीज़ के पहले दिन कौन से पोजीशंस लोग कैरी करने के पक्ष में दिख रहे हैं और स्पेशली डीलिंग रूम में क्या एक्शन बना है, हमारे साथ यतिन है ये बताने के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून हर्षदा। 2 स्टॉक जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है अदानी एंटरप्राइजेज, जहां डीलर्स BTHT की सलाह भी दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 3180 से लेकर 3200 तक के टारगेट्स आ सकते हैं और अक्टूबर सीरीज़ में काफ़ी अच्छी फंड बाइंग देखने को मिल रही है, तो मोमेंटम यहाँ कंटिन्यूड रह सकता है, ऐसा डीलर्स का मानना है। इसके अलावा BPCL ये भी एक स्टॉक है जहां डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और FIs खरीदारी कर रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज BPCL जैसे काउंटर्स में पोजिशनली 20 से 30 रुपये की अपसाइड आ सकती है, यानी डीलर्स को लगता है कि काउंटर में यहाँ से 360 तक के शुरुआती टारगेट्स बन सकते हैं, तो यहाँ भी डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, और ये स्टॉक्स एक बार फिर से स्क्रीन पे रखिएगा, जो यतिन ने भी इम्पैक्टेड डीलर्स की जो प्रेफर्ड बाय लिस्ट है उसको रखा स्क्रीन पे, अदानी एंटरप्राइजेज और BPCL को इनफैक्ट मैं भी देख रहा था, यहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग इमर्ज होती है। स्ट्रेटजीज पे आएंगे कुछ देर में, बट 1-2 स्टॉक्स और ले लेते हैं जहाँ पे मूव आ रहे हैं। शिल्पा जी, एक बार ज़रा USL को देखिएगा। डायरेक्टर साहब, USL का ज़रा रोल ओवर और चार्ट दोनों रखिएगा। ये इस सीरीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाले स्टॉक्स में से एक शामिल है। शिल्पा जी, जिस प्रकार के रोल ओवर्स के साथ हम अक्टूबर में एंटर कर रहे हैं, आपका व्यू क्या कह रहा है? और आई थिंक अगर मैं इसके सामने एक स्टॉक और रखूं, आई मीन USL वर्सेस UBL, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होल्ड करता है?
विवेक जो मुझे लगता है कि दोनों में एक्चुअली स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पे 1600 के ऊपर एक फ्रेश ट्रैजेक्टरी इसका ओपन हो गया है, जहाँ पे ये 1720 से लेके 1750 तक के एक नए मूव के लिए अप्रोच डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऑन डिक्लाइंस भी थोड़ा मिलता है तो 1600 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग डेफिनेटली जा सकते हैं। व्यू तभी नेगेटिव होगा अगर ये 1600 के नीचे ट्रेड करना चालू करे। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे यूबीएल की बात करेंगे तो यूबीएल में भी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। यूबीएल मुझे लगता है कि इवेंचुअली मूव कर रहा है अगेन टुवर्ड्स 2250 to 2300, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में ध्यान ज्यादा बेटर है। ध्यान दीजिए। अच्छा, इस पूरे मार्केट के बीच जहां पर अब हम 26,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं कंफर्टेबली, निफ्टी बैंक भी आप देखिएगा अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है। 54,500 की तरफ यहां पर एक्टिविटी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नज़र आपकी होनी चाहिए मिड कैप इंडेक्स पर, और मिड कैप इंडेक्स जो है मैंने गलती से 500 कहा, आई बेग योर पार्डन, 350 के लेवल्स हैं। मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा सा दबे पाँव से पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। तो वीरू ये भी इंडेक्स थोड़ा सा अपनी चाल आप कह सकते हैं मजबूत करता हुआ या फिर अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है। रोलोवर की सिचुएशन आपने एक तो अच्छी पकड़ी यूएसएल में, मैं रोलोवर वाइज ही देख रही थी कहाँ पर एक्टिविटी बढ़ रही है। एक तो एशियन पेंट जैसे काउंटर्स, आयशा जैसे काउंटर्स, इवन सो वीरू एचडीएफसी बैंक अगर सितंबर सीरीज में किसी को एनालाइज करके एक कॉल लेना हो तो क्या अब उस लेवल पर आ गया है कि यहाँ पर अब नई तेजी की शुरुआत होगी? क्योंकि एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी मक्वायरी की, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अनुमान यही लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो वो 100 के नीचे आता हुआ दिखाई देगा, जो पोस्ट मर्जर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और उसको लेकर मार्केट में खूब चिंता थी। और शशिधर जगदीशन साहब ने ये मेंशन किया था काफ़ी क्लियरली कि देखिए उसे हम नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसी पर फोकस है। क्या कहता है एचडीएफसी का रोल ओवर एंड स्पेशली जो चार्ट की पोजीशन है एट द एंड ऑफ ऑन द लास्ट डे ऑफ सितंबर सीरीज? हर्षिता, उसी परसेंटेज ने एक बार एचडीएफसी बैंक को कोलैप्स किया था, आपको याद होगा है ना, जब वो आई थी। मैं बताऊँ हर्षिता, ये बस एक सप्लाई पॉइंट है 1290 और 1790-1800। हर चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जानती क्या है हर्षिता? एफआईएस की बाइंग। अगर एफआईएस की बाइंग कंटिन्यूड रही तो मेरे ख्याल से ये जोन काट जाएगा, और अगर 1820 किसी भी हालत में ये काटता है तो इट विल बी ऑल टाइम हाई। और एक और हर्षिता, ये लगभग जून 2021 से लेके अब तक की राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट होगा। तो जो आप प्रश्न पूछ रही हैं उसका उत्तर ये है कि अगर ये 1810 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देगा। और आई थिंक ये 1660 के प्राइस पे, 1660 के प्राइस पे मैं और अनुज बात भी कर रहे थे कि लीडरशिप काफ़ी हद तक रखेगा एचडीएफसी बैंक। तो आपके प्रश्न का सिंपली उत्तर है हर्षिता, अबव 1810, 1790 एचडीएफसी बैंक का एटलीस्ट 200 रुपये का चैनल खुल जाएगा हर्षिता। चले, तो वो फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन वीरू 26,200 के ऊपर का ये क्लोज निफ्टी में, निफ्टी बैंक में 232 अंकों का इजाफा, 54,331। बताइए अब क्लोज के लिए ये क्या करना है, स्पेशली जब हम अक्टूबर सीरीज में कल उतरने वाले हैं? देखिए हर्षिता, कुछ आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए। एक आपने कहा एचडीएफसी बैंक, एक देखिए आप मारुति को। जो हम आज सुबह से डिस्कशन कर रहे हैं ना हर्षिता, कि एक तुलना बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप, उसको बड़ा उदाहरण यही है। मारुति एट ऑल टाइम हाई, एचडीएफसी बैंक क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, एंड स्पेशली वो दो स्टॉक्स बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, जिस प्रकार से इन्होंने लीड लिया है ना आज, बस रह गया एक मिसिंग पार्ट है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार एक्टर साहब रिलायंस रखिएगा स्क्रीन पे, रिलायंस, और याद रखिएगा जो टिप्पणी में रिलायंस पे करूँगा वो सिर्फ इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से है। हर्षिता, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए। अबव ऑल मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है। तो ये 4-5 स्टॉक्स को देखते हुए और इंडेक्स जिस तरीके से क्लोज हुआ है आज, और जिस तरीके से लार्ज कैप में स्ट्रेंथ है, जिस प्रकार से अक्टूबर के पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 26,100 की पुट राइट हो रही है, हर्षिता स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आपको अपनी पोजीशंस को कैरी करना चाहिए। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो कल एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, बट दोनों ही इंडस्ट्रीज पे लॉन्ग कैरी कर सकते हैं हर्षिता।
दोनों ही इंडाइसिस पर लॉन्ग कैरी करने की सलाह यहाँ पर क्लियरली एक मोमेंटम आता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 3000 के लेवल्स पर आज क्लोज दिखा रहा है विद ड्यू डिस्क्लोजर। जिस चैनल पर आप ये चर्चा सुन रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन भी RIL के हाथ में है। चलिए जाते जाते एक दो और ट्रेड्स हमारे जानकारों से पूछ ही लेते हैं कि वहाँ पर मौका अब अगली सीरीज में बनेगा या नहीं। रिलायंस का साथ छेड़ दिया है तो बताइए आप मानस क्या सलाह होगी? देखिए मेरा तो समझना है कि केवल ये एक कंसोलिडेशन है रिलायंस में जो हम देख रहे हैं। अंडरटोन बुलिश बना हुआ है क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप साइड बटन का कंफर्मेशन ऑलरेडी देख लिया है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो केवल एक ट्रिगर की जरूरत है। अगर नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 2950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 3125 के टारगेट के। गाबा जी, ट्रेंड जिसका ट्रेंड एकदम तेजी वाला है, उस सिटी ने इनिशिएट किया कॉल तो आज फिर से लाइमलाइट में आया। आज के 3% के गेन्स कल के लिए कितनी और तेजी के दरवाजे खोल रहे हैं? जो ट्रेंड है वो इंटेक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। 7834 ट्रेड कर रहा है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन नियर टर्म लॉजिकल टेक्निकल टारगेट करीब 8000 के हैं। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 7725 का बस और ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क है नो डाउट अबाउट इट। वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा लेकिन 8000 पॉसिबल है। ट्रेंड 1000 की तैयारी चार्ट पर तो दिख ही रही है और सिटी ने कहा 9250 तक जाएगा ये काउंटर, इसीलिए फिर से लाइमलाइट में आया। अच्छा वैसे हैं 6 मिनट बाकी लेकिन मार्केट में देखिए तेजी का सिलसिला बरकरार है और इस तेजी की जर्नी में कई सारे दिग्गज निवेशकों ने बताया आपको कि कहां पर आपने तेजी की पोजीशन लेनी है, किन स्टॉक से दूर रहे। रमेश तमानी से भी इसी तरह की चर्चा हमने की, लेकिन आमतौर पर मार्केट कहां जाएगा, कहां पहुंचेगा, ऐसे कई सवाल हम पूछते हैं। एक अनुज ने रैपिड फायर भी किया जिसके बारे में हमने अब तक बातचीत नहीं की, लेकिन वो बड़ा दिलचस्प है। फटाफट वो भी आपके सामने करते हैं पेश। चलिए रमेश ये क्विक फायर करते हैं। जरूर। आपकी अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट? My grandchildren. No, but I'm joking. In terms of stocks, which I think ये बुल रन में जो PSU stocks मैंने रुपए की चीज 10 पैसे में उठा ली, I'm very proud of that. Worst investment? Surprisingly, again a PSU stock. I bought MTNL and I lost 90% of my capital in that. Okay. Biggest regret? Profoundly, not because of the money, but that I'm not a billionaire yet. I think the opportunity was there and that I couldn't encash it always nags at me. आपका अब तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट मोमेंट, बिगेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट अब तक का? No doubt about that. When Veer and Arnav were born, I think when I became a grandfather, I didn't realize how much grandfather adds to your life. I think time spent with them is the most priceless time I have. वो असल से ज़्यादा ब्याज पे प्यारा होता है। No question about it. It's not even close for me between my children and my grandchildren. अगले 10 साल में निफ्टी कहाँ पर होगा आपके हिसाब से? I think it'll be higher. It'll be a good time to make money. Where it'll reach is anybody's guess. Okay. और अगले 10 साल में या 20 साल में बेस्ट एसेट क्लास आपके हिसाब से कौन सी होगी? I think equities will remain a great asset class. Would I be betting on, say, Bitcoin or gold or oil? I probably wouldn't. I think something in equities will remain because equities ka jo people don't understand that gold doesn't pay any dividend. Equities pay your dividend and जो 2-3% dividend makes a huge difference over 10-20 years. थोड़ा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपका बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन? Best holiday destination, you know, it's the next destination. I mean, I might surprise you, Anuj, in the last 30 months, I must have made 25 trips because I really enjoy traveling. And I've been to Armenia, Azerbaijan, London recently, Tokyo. They're all fabulous places. So the next destination, whichever it happens to be, is the one I'm looking forward to. Okay. आपका favorite song जो आप लाइफ में भी जिसको आप implement करते हो? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग यही है तो इस नोट पर We know that we are. थैंक यू सो मच रमेश, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। और बाजार भी तेजी का ही साथ निभाता ही रहा है और उन्हीं लेवल्स पर आज हम जाकर टिकेंगे 26,200 वाले, जिसका
इंतजार हम कर रहे थे। डे हाई ऑफ कोर्स इसके ऊपर का था, तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे तमाम लेवल्स। 26,201 के आसपास निफ्टी 50 लगभग 200 पॉइंट 197 पॉइंट की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ। एक धमाकेदार क्लोज सितंबर की सीरीज की बहुत ही जोरदार सत्र रहा है ये। 220 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक भी आपको नजर आएगा। 54,300 के ऊपर की एक क्लोज आ रही है, सराहनीय है। और निफ्टी बैंक के चक्कर में हम सेंसेक्स की कम बात करते हैं, लेकिन सेंसेक्स भी देखिए आज इसने एक माइलस्टोन छुआ, 85,800 तक पहुंचा था ये। इस समय 85,700 के आसपास तक का क्लोज देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स ने फाइनली पॉजिटिव टिक दिखाया, नेगेटिव टेरिटरी में थे, डे लो से एक अच्छी रिकवरी आई। मिड कैप इंडेक्स लगभग 80 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने कुछ टाइम लगाया है रिवर्सल दिखाने में, कल होपफुली हो जाएगा। आईटी कंपनियों का एक साथ रहा है आज, करीब 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी का आईटी इंडेक्स। बाकी के सेक्टोरल इंडाइसेस देखें तो बैंक्स ने लीड की इस रैली को, 180 अंकों का इजाफा यहाँ। पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये सब भागीदार थे इस तेजी में। लेकिन आज ऑटो कंपनियों का दिन था। ऑटो इंडेक्स आपके सामने है, 590 पॉइंट की बढ़त, 2.2% के गेन्स पर ये इंडेक्स जाकर टिका है। थोड़ी बहुत खरीदारी ऑयल एंड गैस में ज़रूर देखी गई है। एफएमसीजी काउंटर्स के लिए भी आज का दिन अच्छा था। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में मुनाफा वसूली चल रही थी। आज थर्सडे के दिन कुछ खरीदारी लौटी तो 660 पॉइंट ऊपर वो इंडेक्स आता हुआ दिखाई दिया। फार्मा काउंटर्स ओके परफॉर्म कर रहे थे। चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं मार्केट का हीट मैप फटाफट से। और आज के विनिंग ट्रेड्स में ऑफ कोर्स मारुति ही शामिल है, 4.5% की तेजी यहाँ। 990 पर टाटा मोटर्स क्लोज दिखाएगा, 2-2.5% का इजाफा। और M&M में भी 2.5% तक की बढ़त ही देखने को मिली। तो ये दिग्गज 4 व्हीलर काउंटर्स जिन्होंने बाजी मारी है आज तेजी में। आयशर मोटर्स 2% ऊपर, बजाज ऑटो 12,600 के ऊपर का क्लोज दिखाने में कामयाब। मैं मेंशन कर रही थी ग्रासिम, मैं मेंशन कर रही थी श्रीराम फाइनेंस कारोबार के दौरान या फिर इस कार्यक्रम के दौरान 3-2.5% के गेन्स उधर बनते दिखाई दिए हैं। तो एक थम्पिंग तेजी आज के मार्केट में क्लियरली रही है। निफ्टी 26,180 के आसपास जाकर टिकता हुआ और निफ्टी बैंक 54,280 पर, 54,300 के पार निकले थे। वहाँ पर एक डिसाइसिव ट्रेड बनता दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बेहद ज़ोरदार सत्र और एक अच्छी सलामी बाजार को मिली है इस सितंबर सीरीज़ के अंत में। वीरू, कुल मिलाकर एक तगड़ा सेशन। आपके पास वो डेटा है कि सितंबर में निफ्टी ने औसतन किस तरह के रिटर्न्स दिए? मैं एक्सपायरी लेके चलता हूँ हर्षदा। हमने इस एक्सपायरी का, इस सीरीज़ का कमेंसमेंट किया था एग्जैक्टली 24,701 से, मतलब जो लो लगा था। कमेंसमेंट हुआ था 25,258 से। तो ये मोटा मोटी मान लीजिए ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक 1000 पॉइंट का स्विंग। और अगर मैं डे लो से, मतलब इस सीरीज़ के लो से कंपेयर करूं तो करीब 1400 पॉइंट का स्विंग। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिस सीरीज बिलोंग्स टू बैंक निफ्टी हर्षदा, इसमें कोई राय नहीं है। और कीप योर फिंगर क्रॉस फॉर HDFC बैंक। अक्टूबर में शायद अगर कुछ करना होगा तो HDFC बैंक और B2 इन्हीं पर दारोमदार होगा हर्षदा। जी हाँ, उन्हीं पर नजरें रहेंगी। तो उसी के साथ चले वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे। कल सुबह जब लौटेंगे तो एक नई सीरीज़ के साथ हम आएंगे, अक्टूबर सीरीज़, और वहाँ पर भी खूब सारी आतिशबाजी की उम्मीद ज़रूर बंधी हुई है। जय, कल सुबह फिर मुलाकात होगी हर्षदा, मेरी, नीरज जी, आशीष और अनुज की सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।